हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने जो है वो इंडियन इकोनॉमी के 3 चैप्टर्स और इंडिया चाइना पाकिस्तान कर लिया है और आप लोगों को वीडियो मिल गई होगी और उसको देख लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने मटेरियल दिए हैं उसका बेनिफिट ले लो, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, क्या चाहिए आपको, है ना। और बस मेरे एफर्ट्स इतने ही हैं कि आप लोगों का पेपर अच्छा चला जाए। तो अब यहाँ पर हम बात करेंगे, हमारे जो रिमेनिंग 4 चैप्टर है वो है रूरल डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम आज ले लेते हैं और आज हम पढ़ेंगे मेरी नोट्स से। तो ये नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में मिल जाएगी, ठीक है। तो फटाफट ले लेते हैं हम रूरल डेवलपमेंट के चैप्टर को और यहाँ से हम वही सारी चीज़ें लेंगे जो हमारे क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा, हमारे पेपर में बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, ठीक है। चलो क्विकली लेट्स गो। तो रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो अगर इंडिया का प्रोग्रेस देखना है या इंडिया डेवलपमेंट की पोजीशन पे है या नहीं है, तो इंडिया की डेवलपमेंटल जर्नी देखनी है तो विदाउट रूरल डेवलपमेंट इंडिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। तो अगर इंडिया के डेवलपमेंट की बात है तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट तो मस्ट है। तो यहाँ पर रूरल प्रोग्रेस ऑफ इंडिया इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन रूरल एरियाज एंड रूरल पीपल आर डेवलप्ड सो दैट ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इंडिया कुड बी अचीव्ड, है ना। ये तो कॉमन सी बात है कि भाई अगर इंडिया का डेवलपमेंट करना है तो रूरल एरिया का डेवलपमेंट करना पड़ेगा। विदाउट रूरल एरिया के डेवलपमेंट आप इंडिया का डेवलपमेंट कैसे बोल सकते हो। तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके मीनिंग के ऊपर। तो इसका मीनिंग जो है वो क्या है, जब भी तुम्हें रूरल डेवलपमेंट का मैं ये कहूँगी कि एक बार इसके मीनिंग को ज़रूर कर लेना, क्योंकि मीनिंग आ जाता है तो मीनिंग के अंदर हम क्या करेंगे, फटाफट 2 वर्ड याद रख लेंगे जिससे हमारा मीनिंग इजी हो जाएगा कि रूरल एरिया का अगर डेवलपमेंट करना है तो कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव ये एक सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस है जो बात करता है इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो मीनिंग क्या हो गया, इट रेफर्स टू कॉन्टीन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक प्रोसेस विच अटेम्प्टिंग टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ठीक है। क्लियर है। चलो अब आगे चलते हैं। प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो रूरल डेवलपमेंट की अगर हम प्रोसेस की बात करें तो अगर रूरल एरिया को डेवलप करना है तो जो प्रॉब्लम हम देखते हैं ना कि जब भी हम रूरल एरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम दिखती हैं। एक तो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिखता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती, इरिगेशन फैसिलिटी की कमी है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर एजुकेशन की कमी है, हेल्थ सेक्टर की कमी है। तो ये सारी चीज़ों को अगर हमें ठीक करना है तभी जाकर के रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा। तो सबसे पहले ले लेते हैं प्रोसेस में डेवलपमेंट किसका करना है, हमें ह्यूमन रिसोर्स का। और ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट कैसे होगा, बेटर हेल्थ एंड बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करके, ठीक है। क्योंकि एजुकेशन होगा तो नॉलेजेबल पीपल होंगे, स्किल्ड पीपल होंगे, ठीक है, बेटर डिसीजन ले पाएंगे अपनी लाइफ के। और दूसरा हेल्थ फैसिलिटी अगर होगी तो कम बीमार पड़ेंगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अगर रूरल एरिया का डेवलपमेंट तो सबसे पहले पॉइंट क्या आ जाता है, डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। चलो नेक्स्ट चलते हैं। डेवलपमेंट करना है हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो इंफ्रास्ट्रक्चर्स का अगर डेवलपमेंट करना है तो जो कमियाँ हमें दिखती हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले तो हो गई तुम्हारी कि वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम रहती है, प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, क्रेडिट फैसिलिटी की बात, मार्केटिंग की, ट्रांसपोर्ट की, और ये सारी चीज़ें मुझे जो है वो रूरल एरिया के डेवलपमेंट के लिए अवेल करवानी पड़ेगी, तभी जाकर के रूरल एरिया का डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट ले लेते हैं हम लैंड रिफॉर्म्स के बारे में। तो रूरल एरिया के अंदर हम ज़्यादातर जो है वो ज़मींदारी सिस्टम देखते हैं ना, और ज़मींदारी सिस्टम जो है इसको एबॉलिश करनी है। बहुत हो गया भाई इन लोगों का, ठीक है। अब हमें जो है वो क्या करना है, लैंड टू द टीलर। जो टीलर जो एक्चुअल कल्टीवेटर है उस कल्टीवेटर को जो है वो ओनर बनाना है, क्योंकि जो भी इंसेंटिव सरकार की तरफ से मिलेंगे अगर ये इस ओनर को मिलेंगे तो ये इंसेंटिव्स डायरेक्टली यूज़ होंगे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में और उससे फिर जो है वो डेवलपमेंट होगा रूरल एरिया का, ठीक है। तो ये तुम्हारे लैंड रिफॉर्म्स के बारे में ये थर्ड हो गया रूरल डेवलपमेंट प्रोसेस में। नेक्स्ट आ जाते हैं एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। देखो गरीबी है ना, तो गरीबी को तो हटाना बहुत बहुत ज़रूरी है और ज़्यादातर जो है वो पॉवर्टी हमें रूरल एरिया के अंदर देखने को मिलती हैं। तो हमारा जो फोर्थ प्रोसेस क्या हो गया, एलिविएशन ऑफ पॉवर्टी। अराउंड 30% जो डेटा कह रहा है कि पीपल अभी भी जो है वो बीपीएल में रह रहे हैं, बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो यहाँ पर जो है वो सीरियस स्टेप्स लेने की ज़रूरत है इस पॉवर्टी को हटाने के लिए, वहाँ के लोगों की लिविंग कंडीशंस को सुधारने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं
डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज। अब यहाँ पर जो है वो हमें एक चीज़ पे काम ये करना है कि ज़्यादातर रूरल एरिया में जो है वो प्राइमरी एक्टिविटी जो है वो क्या है, एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी करना तो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाता है ना, क्योंकि अगर सस्टेनेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आप नहीं ढूंढोगे तो प्रॉब्लम होगा, फिर आपकी इनकम जो है वो तुम्हारी कम हो जाएगी। तो हमेशा एग्रीकल्चर पर डिपेंड नहीं रहना है, हमें डेवलपमेंट करना है किसको, प्रोडक्टिव रिसोर्सेज को, ठीक है। इट एनहांस द अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर्टिकुलरली अदर देन फार्मिंग, मतलब आप नॉन फार्मिंग एरिया पर भी जा कर के काम कर सकते हो। यहाँ से जो है वो एक बेनिफिट क्या हो जाएगा, सस्टेनेबल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जो है वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये जो है वो सारे क्या हो गया, प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो देख रहे हो, तो यहाँ पर हमारे कितने पॉइंट बन गए प्रोसेस ऑफ रूरल डेवलपमेंट के, 5। ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, रेंट रिफॉर्म्स, एलिवेशन ऑफ पॉवर्टी एंड प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की तरफ हमें जाना है, ठीक है। डिटेल नोट्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से निकाल लेना। चलो नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर रूरल एरिया की बात करें और रूरल क्रेडिट की बात ना करें तो ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो इतनी ख़राब है कि रूरल क्रेडिट के बगैर तो वो चल नहीं सकते। अब रूरल क्रेडिट क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो वहाँ पर एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं तो यहाँ पर जो टाइम गैप है ना, क्रॉप सोइंग से लेकर के रियलाइजेशन ऑफ इनकम के बीच का, वो टाइम गैप जो है वो बहुत लंबा है। तो इसके लिए जो है वो रूरल क्रेडिट की वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती हैं, क्योंकि फार्मर्स की इकोनॉमिक कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है कि वो इतना लंबा टाइम गैप को जो है वो बेयर कर पाए, ठीक है। तो अब रूरल क्रेडिट जो है, क्वेश्चन आ जाता है, रूरल क्रेडिट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स विच कंट्रीब्यूट टू एग्रीकल्चर प्रोडक्शंस, है ना। तो हमें जो है वो यहाँ पर इफ़िशिएंट एंड इफ़ेक्टिव जो है वो रूरल क्रेडिट डिलीवरी सिस्टम को करना पड़ेगा, बहुत क्रूशियल है। अगर मैं बात कर रही हूँ रूरल डेवलपमेंट की, तो रूरल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट जो है वो फार्मर्स को मस्ट है, बिकॉज सोइंग से हार्वेस्टिंग के बीच में टाइम गैप बहुत ज़्यादा है। तो अगर वहाँ की अगर बैकबोन ठीक करनी है रूरल एरिया की, तो वहाँ पर जो है वो रूरल क्रेडिट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो रूरल क्रेडिट प्रोवाइड करने के हमारे पास 2 सोर्सेज है, कौन कौन से। तो क्वेश्चन आ गया हमारा क्या, व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल क्रेडिट के 2 सोर्सेज हैं, एक है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज और एक है हमारा इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। अभी जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज हैं, चाहे ये मनी लेंडर्स हो, रिलेटिव्स हो, ठीक है, या फिर एजेंट्स हो या रिच लैंडलॉर्ड्स हो, है ना, ये लोग जो भी फार्मर्स को लोन प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर क्या करते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। अब ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है फार्मर्स की जो इनकम होती है ना, वो इनकम से भी ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। बट फार्मर के पास जो है वो कोई चारा नहीं है, बेचारों के पास रूरल क्रेडिट को लेकर लेना ही पड़ेगा। और इनके साथ बेनिफिट फार्मर्स को ये हो जाता है कि इंस्पाइट ऑफ चार्जिंग हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, फार्मर फिर भी इन सेक्शन से जो है वो लोन लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर जो है वो ये लोग कोई भी कोलैटरल सिक्योरिटी की डिमांड नहीं करते हैं, है ना। एक तो फार्मर की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है नहीं, तो वो आपको कोलैटरल कहाँ से देंगे, तो उनके पास एट द एंड कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है, तो वो वहाँ पर चले जाते हैं और यहाँ से लोन ले लेते हैं, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ले लेते हैं, डेट ट्रैप में फंसे रह जाते हैं। तो उस वजह से जो है वो उनकी कभी भी इकोनॉमिक कंडीशन में हमें सुधार देखने को नहीं मिलता है। इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट भी सरकार ने जो है वो निकाले हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जो है वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल के बारे में जो मैंने कहा है बस वही है, एक बार आप ना पढ़ लेना कि बस ज़्यादातर यहाँ पर फार्मर का एक्सप्लॉयटेशन और मैनिपुलेशन ही हो रहा है, ठीक है। और जो इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ क्रेडिट है, अब इसके अंदर से जो मेन है वो तो है नाबार्ड और एसएचजी, जिसके ऊपर आपको डिटेल पढ़ के जाना है। और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उसके अंदर जो भी वन लाइनर है वो करके जाना, क्योंकि वहाँ से हमारे एमसीक्यू के क्वेश्चन आ जाते हैं या फिर आइडेंटिफिकेशन का। तो एक बार देख लो, अगर कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशनल सोर्स है तो कोऑपरेटिव क्रेडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो है वो क्या है कि उनको जो फार्मर्स है ना, जो मनी लेंडर्स के चंगुल में फंसे हुए हैं, उनको वहाँ से हटाना है और फार्मर्स को जो है वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन देना है। तो कोऑपरेटिव क्रेडिट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि फार्मर्स को लिबरेट करना मनी लेंडर से,
और दूसरा उनको लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन अवेल करवाना, ठीक है। तो इसकी ये वन लाइनर हो गई। नेक्स्ट जो है वो ले लेते हैं हम लैंड डेवलपमेंट बैंक्स के बारे में। तो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो है वो क्या कह रही हैं कि यहाँ पर फार्मर के पास जो भी लैंड होगी वो उसको मॉर्गेज कर सकता है और उसके बिहाफ में जो है वो अपनी लैंड को डेवलप करने के लिए लोन ले सकता है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट जितनी भी हैं वो लो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर ही लोन अवेल करवाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक क्रेडिट। तो कमर्शियल बैंक क्रेडिट जो है वो कह रहा है कि इनिशियली कमर्शियल बैंक क्रेडिट जो है वो प्लेड अ मार्जिनल रोल। शुरुआत में तो इसने मार्जिनल रोल प्ले करा लोन देने के लिए, बट जब से ये नेशनलाइज्ड हुई हैं 1969 में, उसके बाद से जो है वो इसने अपनी ब्रांचेस को ओपन करा है रूरल एरियाज़ के अंदर भी, एंड डायरेक्ट जो है वो फाइनेंस करा है फार्मर्स को, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर। तो इसकी वन लाइनर क्या हो जाएगी कि ये ऐसी बैंक है जो कहाँ पर ओपन होती हैं जहाँ पर पहले कभी कोई बैंकिंग सिस्टम या बैंकिंग फैसिलिटी है ही नहीं, और इनके जो टारगेट ग्रुप है वो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाती हैं गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट जो लोन देती है ना उस लोन को कौन सी लोन कही जाती हैं, टकावी लोन्स कही जाती हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट जो है वो हर सिचुएशन में लोन नहीं देती हैं, वो जब सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस की होती है, जैसे कि फ्लड्स आ गए, फेमाइन आ गए, उस वक्त फार्मर्स को अगर लोन प्रोवाइड करेगी बाय गवर्नमेंट तो उस लोन को टकावी लोन, और इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एज लो एज कितना होता है 6%, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा। तो ये हो गए तुम्हारे कौन से इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, और उसी के अंदर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट हमारा आ गया दैट इज़ नाबार्ड। इसको बहुत अच्छे से करके जाना बेटा, ठीक है, क्योंकि इसी के ऊपर जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन आ जाते हैं नाबार्ड से रिलेटेड। तो नाबार्ड जो है वो एपेक्स बॉडी है एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अंदर। अगर कोई भी सेक्टर लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उन सब के ऊपर की अगर कोई बॉडी है, एपेक्स अगर कोई बॉडी है तो वो है नाबार्ड। जितनी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ऑपरेट कर रही हैं, रूरल क्रेडिट का काम कर रही हैं, उसको रेगुलेट और मॉनिटर करने का काम जो है वो कौन कर रहा है, नाबार्ड। तो एपेक्स बॉडी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर्स फॉर प्रोवाइडिंग क्रेडिट फैसिलिटी वो कौन सी है, नाबार्ड, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या है, टू प्रमोट हेल्थ, स्ट्रेंथन द क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, ठीक है। क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस को इसको प्रमोट करना है और मजबूत करना है। नेक्स्ट आ जाता है फाइनेंस के अलावा भी जो है वो नाबार्ड क्या काम करती हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस का भी काम करती हैं, ठीक है। टू द नॉन फार्म सेक्टर्स, नॉन फार्म सेक्टर्स को भी जो है ये फाइनेंशियल असिस्टेंस देती हैं टू प्रमोट इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ बैकवर्ड रूरल एरियाज़। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चर को ही लोन प्रोवाइड करती हैं, एग्रीकल्चर के अलावा जो नॉन फार्म एक्टिविटी है उसके अंदर भी जो है वो नाबार्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करने का काम करती हैं। तो ये नाबार्ड से रिलेटेड जो नोट्स है वो आप करके जाना। नेक्स्ट आ जाता है SHG ग्रुप, और दूसरा आपको करके जाना है डिटेल में सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में। सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम फॉर माइक्रो फाइनेंस भी अगर क्वेश्चन में आया तब भी आपको SHG के बारे में ही लिखना है। तो मेजर फोकस जो है ये SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम का कहाँ पर होता है, रूरल पुअर की तरफ होता है मेनली फोकस, हु हैव नो सब्सटेंशियल एक्सेस, जिनके पास कोई एक्सेस है ही नहीं रूरल क्रेडिट का, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम की तरफ ये बेचारे जा ही नहीं पाते हैं। तो जो फॉर्मल बैंकिंग की तरफ नहीं जा पाते हैं उसके लिए जो है वो SHG उनको हेल्प करती हैं। और इनके टारगेट ग्रुप जो है वो कौन है, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल एंड नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं SHG जो है वो किसको प्रमोट करती हैं, SHG प्रमोट करती हैं सेविंग को, कि भाई थोड़ा थोड़ा जो है वो सेव करना शुरू करो। तो और सेव करने के बाद हर मेंबर जो है वो मिनिमम कंट्रीब्यूशन करता है, और जो नीडी मेंबर होता है आफ्टर पुलिंग द अमाउंट, जो नीडी पर्सन होता है उस ग्रुप में, उसको जो है वो रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर लोन दे दी जाती हैं, और उसकी रीपेमेंट जो है वो फिर स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स में हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे SHG जो है वो हेल्प करता है किसके लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। हावेवर जो भी बोरोइंग्स यहाँ पर होती हैं वो मेनली कंजम्पशन पर्पस के लिए होती हैं, बाकी जो निग्लिजिबल प्रपोर्शन जो है वो यूज़ होता है बोरोड फंड का प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है वो SHG
करके जाना है, नाबार्ड करके जाना है, और बाकी जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज है उसके 1 लाइनर देख के जाना है। एक क्वेश्चन हमारा यहाँ से क्या बन गया, सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशनल, नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। नॉन इंस्टीट्यूशनल का क्या डिमेरिट है, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज जो है वो किस तरह काम कर रहा है, कौन कौन सी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अवेलेबल है, और ये नोट्स कहाँ अवेलेबल है, कहाँ अवेलेबल है ये नोट्स, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। चलो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं आप लोगों के लिए, और मेरा कोई इस मेहनत के पीछे एक ज़रा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मुझे कोई बेनिफिट है, बट जस्ट मैं आप लोगों के लिए काम कर रही हूँ कि आपको अगर मेरी वीडियो से थोड़ा भी बेनिफिट होगा, पेपर अच्छा चला जाएगा, तो मेरे लिए वही बहुत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं कि रूरल बैंकिंग सिस्टम देखो बना तो दी सरकार ने, जो है ये प्रॉब्लम देखी कि रूरल क्रेडिट तो बहुत ज़रूरी है फार्मर्स के लिए, बट रूरल क्रेडिट के लिए इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज भी बनाए, बट ये इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो मेजर बेनिफिट है वो तो प्रॉस्परस फार्मर्स लेके जा रहे हैं, क्योंकि बेचारे जो गरीब फार्मर है उसके पास तो कोई भी कोलेटरल जमा करने को है ही नहीं। तो अब यहाँ पर जो हमारा टारगेट ग्रुप है वो तो इससे बिल्कुल ही हटा हुआ है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हमें रूरल बैंकिंग में आ रही है, उतना जितना ये दावा कर रहा है कि रूरल फार्मर्स के लिए बना है, फार्मर्स को लोन देने के लिए बना है, लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बना हुआ है, लेकिन उतना जो है वो बेनिफिट फार्मर को नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट जो है वो कौन से फार्मर है, पुअर एंड मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स है। तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम क्या देखने को मिल रही है रूरल बैंकिंग में, सबसे पहली प्रॉब्लम है इनसफिशिएंसी, है ना। इनसफिशिएंसी इसलिए बिकॉज जितनी हमारे पास डिमांड है ना, लोन की डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो कम पड़ जाती है एज़ कम्पेयर टू डिमांड, तो हमेशा ये क्या हो जाती है, इनसफिशिएंट। दूसरा है इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज अभी तक हम पढ़कर आए हैं उन सब का कवरेज जो है वो सारा का सारा जितना रूरल एरिया है उन सबको वो कवर नहीं कर पा रहा है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। देन थर्ड प्रॉब्लम है कि जो अमाउंट सैंक्शन हो भी रहा है वो कैसा अमाउंट सैंक्शन हो रहा है, इनएडिक्वेट अमाउंट। अब देखो मुझे चाहिए 2 लाख रुपए एग्रीकल्चर एक्टिविटी करने के लिए, है ना, और वहाँ पर से मुझे मिल रहे हैं 70-80,000 रुपीज़ जो इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज से, तो 70-80 तो भाई ना मुझे कोई एग्रीकल्चर में कोई मुझे हेल्प तो करेगा नहीं। तो फार्मर क्या करते हैं यहाँ पे, जब इनएडिक्वेट अमाउंट सैंक्शन होता है तो ये 70-80,000 की वैल्यू उनके लिए क्या हो जाती है, बिल्कुल ज़ीरो। वो अपने घर के यूज़ में लगा देते हैं जहाँ से उसका कोई रिटर्न आने का तो चांस है नहीं, तो अगर रिटर्न नहीं आएगा तो फिर उसकी पेमेंट कैसे करेगा फार्मर, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। नेक्स्ट है लेस अटेंशन दिया जा रहा है पुअर एंड मार्जिनल फार्मर, जो कि हमारे टारगेट ग्रुप थे, और ग्रोइंग ओवरड्यूज। तो ओवरड्यूज तो होंगे ही ना, कि एक तो पैसा मिला इनएडिक्वेट मिला, प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं लगा, रिटर्न नहीं आया तो ड्यूज़ बढ़ते चले गए। तो ये सारी कनेक्टेड प्रॉब्लम है। तो अगर क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेसिंग इन रूरल बैंकिंग सिस्टम, तो हमारे पास ये सारे पॉइंट्स है लिखने के लिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर ना एक ये करके जाना, MCQ भी क्यों हमें 1 मार्क्स भी गंवाने हैं, कभी आ गया तनवा के बारे में। तो तनवा क्या है, तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, जो कि इनिशिएट हुआ था। ये ट्रेन करती हैं वुमेन्स को इन लेटेस्ट एग्रीकल्चर टेक्निक्स के अंदर, ठीक है। वुमेन्स फार्मिंग फॉर्म्स जस्ट लाइक SHG की तरह ये काम करती हैं। जितनी भी इनकी सेविंग्स होती हैं वो क्या करते हैं, स्मॉल स्केल हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ करती हैं, जैसे कि मशरूम कल्टीवेशन हो गया, सोप मैन्युफैक्चरिंग, डॉल मेकिंग, ठीक है। तो ये जो है ना तुम्हारे एक्स्ट्रा में है, बट ये आ जाएगा क्वेश्चन तनवा के बारे में। तो तनवा जो है वो तमिलनाडु वुमेन इन एग्रीकल्चर है, जस्ट लाइक SHG ये काम करती है, इसको देख लेना। चलो नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से हमारा क्वेश्चन बनना ही बनना है, वो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। बहुत अच्छे से करके जाना। अब एग्रीकल्चर मार्केटिंग का जो अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं तो मार्केटिंग के अंदर जो है वो आपकी पैकेजिंग हो गई, ग्रेडिंग होगी, ट्रांसपोर्टेशन होगी, वेयर हाउसिंग होगी, सब कुछ आ जाता है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर मार्केटिंग का मीनिंग क्या हो जाएगा हमारा, कि इट इज़ अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चर कमोडिटीज़ अक्रॉस द कंट्री, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो
प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं फार्मर्स को एग्रीकल्चर मार्केटिंग के लिए, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं फार्मर। सबसे पहले तो बेचारों के पास मार्केट इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, ये प्रॉब्लम्स तो होती हैं कि इनको इतनी इजीली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं बिग ट्रेडर्स कि इनके पास बेचारे के पास ना मार्केट इन्फॉर्मेशन है, ना इनके पास स्टोरेज फैसिलिटी है कि वो थोड़ा सा रुक करके अपने प्रोडक्ट को सेल करें जब प्राइस अच्छे हो। लेकिन जब स्टोरेज फैसिलिटी नहीं होती तो जो प्राइस मिलता है उसमें ये लोग बेच देते हैं, और दूसरा बिग ट्रेडर्स इनको इजीली मैनिपुलेट कर देते हैं ना। तो ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए सरकार ने ऐसे कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं। तो क्वेश्चन हमारा क्या बन गया यहाँ पर, मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, व्हाट आर द मेजर्स टू इम्प्रूव एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, तो उसके अंदर सबसे पहले जो है वो मेजर्स के अंदर क्या आ जाती हैं, क्या बनाई गई, रेगुलेटेड मार्केट बनाई गई। रेगुलेटेड मार्केट का बेनिफिट क्या हुआ कि फार्मर्स जो है वो अपना प्रोड्यूस डायरेक्टली जो है वो इस मार्केट में जा कर के सेल कर सकता है। बीच में ये जो मैंने बिग ट्रेडर्स थे या फिर ब्रोकर्स थे उनको आप मिडलमैन को बिल्कुल ख़त्म कर सकता है। तो रेगुलेटेड मार्केट ऑर्गेनाइज्ड हुई हैं विथ अ व्यू टू प्रोटेक्ट द फार्मर्स फ्रॉम माल प्रैक्टिसेस ऑफ सेलर्स एंड ब्रोकर्स। ठीक है, दूसरा जो है वो हमने किस पे ध्यान दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, क्योंकि यहाँ पर फार्मर्स के पास जो है वो स्टोरेज फैसिलिटी नहीं थी ना। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एम क्या था कि उनको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ दे, लाइक रोड्स, रेलवेज, वेयरहाउस, गोडाउन, कोल्ड स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पर भी सरकार ने काम करा है इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो हमारा जो है वो अगर क्वेश्चन आता है व्हाट आर द मेजर्स टेकन फॉर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, तो एक हो गई रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, और तीसरा है कोऑपरेटिव मार्केटिंग। देखो कोऑपरेटिव मार्केटिंग में क्या होता है कि जितने भी फार्मर्स हैं अगर वो सेम तरीके का प्रोड्यूस कर रहे हैं तो वो कलेक्टिवली जाएंगे मार्केट में अपने प्रोड्यूस को सेल करने के लिए, और वहाँ पर बार्गेनिंग करके फेयर प्राइस अपने प्रोडक्ट के लिए वो ले सकते हैं। ठीक है, तो यही इसके अंदर लिखा हुआ है। तो मिल्क कोऑपरेटिव in Gujarat have been very successful in transforming the social and economic condition of Gujarat and some other areas of the country। ठीक है, तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग हो गई। और फोर्थ जो है वो हमारी आ गई कि सरकार ने जो है वो डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स लेकर के आए हैं। तो डिफरेंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स जो है वो हमारे कौन कौन से हो गए, एक तो है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो गवर्नमेंट ने 3 पॉलिसीज़ लेकर के आए फार्मर के लिए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब है कि उनको अपने प्रोड्यूस का उतना अमाउंट तो मिलेगा ही मिलेगा जितना गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, और अगर नहीं मिलता है तो गवर्नमेंट उस डिसाइडेड प्राइस के ऊपर फार्मर से उस प्रोड्यूस को खरीद लेती है। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ बफर्ड स्टॉक। अब देखो सरकार जो है वो प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर फार्मर्स के पास डील कर सकता है, और वो स्टॉक को जो है वो स्टोर करके रखता है, बफर स्टॉक करके रखता है, और जब उसकी मार्केट के अंदर कमी होती है तब जो है वो बफर स्टॉक को फिर गवर्नमेंट निकालती हैं। ठीक है, एंड देन पीडीएस सिस्टम। पीडीएस सिस्टम क्या कहती हैं कि जो राशन कार्ड के थ्रू जो बीपीएल फैमिली है उस बीपीएल फैमिली को मार्केट रेट से कम रेट के ऊपर ग्रेन्स जो है वो अवेलेबल करवाना। तो इसकी डिटेलिंग जो है वो लिखी हुई है कि एमएसपी क्या कह रहा है हमें। ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है। देन उसके बाद जो है वो मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक। बफर स्टॉक जो है वो कौन मेंटेन करके रखता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जो व्हीट एंड राइस को परचेज करती हैं एट प्रोक्योरमेंट प्राइस, मतलब प्री डिसाइडेड प्राइस पे, और उसको मेंटेन करती हैं एज अ बफर स्टॉक। और बफर स्टॉक जो है वो कब बनाया जाता है, जब प्रोड्यूस बहुत ज़्यादा सरप्लस में हुआ होता है, और जो यूज़ कब किया जाता है, जब उसकी शॉर्टेजेस दिखती है मार्केट के अंदर। ठीक है, देन पीडीएस हो गया। तो ये तो मैंने तुमको बता ही दिया यहाँ पर कि रेशन शॉप्स हो गई या फेयर प्राइस। चलो, तो यहाँ से हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन गया कि व्हाट आर द मेजर्स फॉर एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ठीक है, तो जितने बोलती जा रही हूँ उतने साथ में कर लेना। जितनी मैंने शॉर्ट नोट्स की जो पीडीएफ डाउनलोड करी है आप लोगों ने, वो उसके अंदर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाले हुए हैं, तो उसको भी कर लेना इसके साथ मिला करके। ठीक है, और
इम्पॉर्टेंट है इसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। देखो डाइवर्सिफिकेशन इज़ मस्ट, अगर रूरल डेवलपमेंट की बात हो रही है तो डाइवर्सिफिकेशन के बगैर जो है वो उस एरिया को हम ज़्यादा डेवलप नहीं कर सकते हैं। डाइवर्सिफिकेशन कह रहा है कि हमें सिर्फ एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं रहना है, एग्रीकल्चर के अलावा भी जो दूसरे सोर्सेज है हमें उसको जाना है और उसके ऊपर काम करना है, जैसे कि नॉन फार्म एक्टिविटी है उसको देखना है। तो डाइवर्सिफिकेशन की नीड इसलिए है बिकॉज यहाँ पर जो है हम सस्टेनेबल लाइवलीहुड की बात कर रहे हैं, ठीक है। रीजंस क्या है डाइवर्सिफिकेशन के, क्यों डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर स्ट्रेस डाला जा रहा है, इसको आपको करके जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ ग्रेटर रिस्क इन डिपेंडिंग एक्सक्लूसिवली ऑन फार्मिंग, सबसे पहली बात। और दूसरा, टू प्रोवाइड प्रोडक्टिव सस्टेनेबल लाइवलीहुड अगर आपको चाहिए तो डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट हमें क्या मिलेंगे, एक तो सस्टेनेबल गेनफुल एम्प्लॉयमेंट होगा, दूसरी बात हायर लेवल ऑफ इनकम हो जाएगी, पॉवर्टी को जो हम ख़त्म करने की बात कर रहे हैं वो इसी से होगा। टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन क्या हैं, दो तरीके से हम डाइवर्सिफिकेशन पे जा सकते हैं, एक है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन और दूसरा है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटी, ठीक है। मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम के ऊपर आप जाओ, ठीक है, सिर्फ एक क्रॉप के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। और दूसरा कह रहा है प्रोडक्टिव एक्टिविटी, जो वर्क फोर्स है उसको शिफ्ट होना है एग्रीकल्चर से दूसरी अलाइड एक्टिविटी या नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ के अंदर, तभी जा कर के सस्टेनेबल आपकी जो है वो इनकम होगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, ये डिटेल दे रखी है, ठीक है, कि क्रॉप प्रोडक्शन में जाना है तो कैसे जाना है, मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम को किस तरीके से करना है, तो एक बार आप इसको देख लेना। एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर ये दो तरीका है डाइवर्सिफिकेशन करने का। तो हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ से क्या बनता है कि नीड एंड टाइप ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, ये मैंने पीडीएफ जो तुम लोगों को दी है ना शॉर्ट नोट्स वाली, उसके अंदर भी डाली हुई है। तो डाइवर्सिफिकेशन इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको करके जाना है। एग्रीकल्चर मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी करके जाना है। एंड रूरल क्रेडिट को करके जाना है, ठीक है। अब आ गया हमारा नॉन फार्म एरियाज़ ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो हमारे पास ऐसे जो है वो 5 एरियाज़ हैं जहाँ पर हम एग्रीकल्चर के अलावा भी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम ढूंढ सकते हैं, जो कि है डेयरिंग, ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़ एंड जिसके बगैर आज के तारीख में हम चलते नहीं हैं वो है आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो किसकी बात करता है, कंप्यूटर को यूज़ करने की, टेलीकम्युनिकेशन। ये तुम लोगों को बताने की ज़रूरत है कि आईटी सेक्टर के लिए, आईटी सेक्टर पूरा दिन तो मोबाइल लेकर के एकदम बिना इंटरनेट के चलते नहीं हो। तो आईटी सेक्टर आजकल जो है वो इतना ज़्यादा डेवलप हो चुका है। आईटी सेक्टर के क्या बेनिफिट है, आईटी सेक्टर्स के अंदर हमें किस किस चीज़ों के लिए इन्फॉर्मेशन मिलती हैं, वो सारी चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। नोट्स के अंदर डिटेल दे रखी है। तो ये सारे तुम्हारे जो है वो नॉन फार्म एरियाज़ है, ठीक है। दूसरा एनिमल हस्बेंड्री। अब एनिमल हस्बेंड्री के अंदर बात करते हैं हम किसकी, एनिमल्स को ब्रीडिंग किया जाता है, रेयर किया जाता है, ताकि उससे जो भी हमारा इनपुट मिले उसको हम मार्केट में सेल कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है डेयरिंग। तो डेयरिंग जो है वो ब्रीडिंग एंड रेजिंग एंड यूटिलाइजेशन ऑफ डेयरी एनिमल्स फॉर वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, कि डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी मिलेंगे फिर हम उसको जो है वो मार्केट में सेल कर सकते हैं। हॉर्टिकल्चर जो है वो किसकी बात करता है, इन्वॉल्व्स कल्टीवेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड ट्यूबर क्रॉप्स। फिशरीज बात करता है कैचिंग, प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास नॉन फार्म एरिया 5 तरीके के हैं और ये जितने भी हैं इसकी ये डिटेलिंग है एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री के बाद आ गया डेयरिंग। तो डेयरिंग के अंदर आपको जो है वो पढ़ के क्या जाना है, यहाँ पर रेवोल्यूशन आया था, वो रेवोल्यूशन कौन सा रेवोल्यूशन है, ऑपरेशन फ्लड या वाइट रेवोल्यूशन जिसको कहा गया है, ठीक है। यही डेयरिंग के अंदर सबसे ज़्यादा है और इसको जो है वो किसने स्टार्ट करा था, एनडीडीबी नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने। और इसको सजेस्ट किसने करा था, डॉक्टर वर्गीस कुरेन ने 1970 में ये हुआ था। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि नेशन वाइड जो है वो हमें मिल्क ग्रीड करना है। मूवमेंट जो है इसको क्या कहा जाता है, वाइट रेवोल्यूशन, ठीक है। गुजरात स्टेट जो है सक्सेस स्टोरी है इसको लेकर के, मिल्क कोऑपरेटिव्स, मिल्क, एग्स, वूल्स एंड अदर बाई प्रोडक्ट्स जो है वो यहाँ पर आते हैं। देन फिशरीज़ को ले लो, फिशरीज़ की इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, फिशिंग कम्युनिटी वाटर को जो है वो एज अ मदर डिनोट करती हैं,
देन दूसरा फिशरी का शेयर जो है वो जीडीपी में 0.8% है। वेस्ट बंगाल इंडिया, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, केरला, गुजरात, ठीक है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु जो है वो मेजर फिश प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया के अंदर। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा वुमेन पार्टिसिपेशन रेट। अगर हम देखें वुमेन पार्टिसिपेशन रेट जो है वो 60% है इसके अंदर, और एक्सपोर्ट मार्केटिंग जो है वो 40% है। प्रॉब्लम्स लेकिन हमें जो है वो फिशिंग सेक्टर के अंदर क्या देखने को मिल रही हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं कि वाइड स्प्रेड अंडर एम्प्लॉयमेंट है, फुल पोटेंशियल उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, लो पर कैपिटा अर्निंग्स है, ठीक है, मोबिलिटी ऑफ लेबर जो है वो एब्सेंस है। हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हॉर्टिकल्चर्स के अंदर हमने देख लिया कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ग्रो हो रहे हैं। देन इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके लेना, कंट्रीब्यूशन कितना है इसका टोटल अगर हम बात करें तो 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर आउटपुट यहाँ से आता है एंड 6% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट कर रहा है। शेयर ऑफ वर्ल्ड्स प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंडिया इमर्ज एज अ वर्ल्ड लीडर इन प्रोड्यूसिंग वेराइटी ऑफ फ्रूट्स लाइक मैंगो, बनाना, कोकोनट, कैश्यू नट्स, ठीक है। एंड इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। तो ये सारा हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड है। इम्प्रूवमेंट हुई है इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर्स की हॉर्टिकल्चर में आने के बाद। ग्रेट स्कोप है वुमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिकॉज यहाँ पर जो है वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो फ्लावर हार्वेस्टिंग, नर्सरी मेंटेनेंस, इन सब चीज़ के लिए जो है वो हमें लेबर चाहिए, तो यहाँ पर वुमेन एम्प्लॉयमेंट बहुत ईजीली फिट हो जाता है। एंड यहाँ पर हमारे हॉर्टिकल्चर के अंदर कौन सा रेवोल्यूशन आया था, गोल्डन रेवोल्यूशन, समझ के जाना कहाँ पर आया है ये हॉर्टिकल्चर के अंदर। गोल्डन रेवोल्यूशन का पीरियड जो है वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है वो वाइड वैरायटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जो है वो ग्रो हुए थे। तो गोल्डन रेवोल्यूशन का जो पीरियड है वो है हमारा 1991 से लेकर के 2003 का, ठीक है। देन निरपक टुतेज is considered to be the father of the golden revolution and horticulture has emerged as a successful sustainable livelihood for farmers, ठीक है। देन IT सेक्टर्स के बारे में है, IT की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में है, ठीक। एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग। अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो देखो ऑर्गेनिक फार्मिंग को जो है वो कैसे भूल सकते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो क्या कह रहा है हमें यहाँ पर कि ये ऐसी टेक्निक्स है जो कि रिलाई करती हैं क्रॉप रोटेशन पे, यूज़ करती हैं ग्रीन मैन्योर को, ठीक है। तो ये करके जाना सस्टेनेबल में ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में, ठीक है। क्रॉप रोटेशन, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट एंड बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल। ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है वो प्रोसेस है फॉर प्रोड्यूसिंग सेफ एंड हेल्दी फूड्स विदाउट लिविंग एनी एडवर्स इम्पैक्ट ऑन द इन्वायरमेंट। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग का मीनिंग क्या है, देन उसके बाद उसके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट क्या हो जाते हैं कि इकोनॉमिकल है सबसे पहले, क्योंकि इसके अंदर जो है वो इतने ज़्यादा हमारे मॉडर्न इक्विपमेंट नहीं लगते हैं, तो ये इकोनॉमिकल है। दूसरा है इनकम थ्रू एक्सपोर्ट जनरेट करती हैं, हेल्दी फूड ऑप्शन है एंड सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, सेफ्टी ऑफ इन्वायरमेंट है। और इसके डीमेरिट जो है वो क्या हो जाएंगे कि इतनी ज़्यादा ये पॉपुलर नहीं है, इससे आने वाली जो यील्ड है वो कम होती हैं, हम इसको ज़्यादा देर तक स्टोर करके नहीं रख सकते हैं बिकॉज इसकी शेल्फ लाइफ भी जो है वो कम होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर रूरल एरिया से लेकर के चैप्टर ख़त्म है। क्रिटिकल इवेल्यूएशन ऑफ रूरल डेवलपमेंट देखें तो यहाँ पे पूरे चैप्टर के अंदर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस किसके ऊपर डाला गया है, डाइवर्सिफिकेशन के ऊपर, और रूरल एरिया को अर्बन एरिया से लिंकेज करने की बात हो रही है, बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने की बात हो रही है, ठीक है। मोर एम्फसाइज डाला गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा रूरल डेवलपमेंट ख़त्म है, तो अब इसको अच्छे से कर लेना। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन मैंने अपनी PDF में डाले हैं आप उस क्वेश्चन के साथ नोट्स को लेके बैठना और सारे लर्न कर लेना, और बहुत आपको यहाँ पर से बेनिफिट मिलेगा। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखे हैं ना सारे इंपॉर्टेंट है, इवन कि मैंने क्लास में भी जितने बताए हैं सारे इंपॉर्टेंट है। अब बताओ और क्या करूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच। तो अब जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन को, इसको क्विकली ले लेते हैं। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो हमें दो तरीके के कैपिटल देख रहे हैं, एक है फिजिकल कैपिटल और एक है हमारा ह्यूमन कैपिटल। फिजिकल कैपिटल जो है वो रिक्वायर्ड होती हैं फॉर प्रोडक्शन एक्टिविटी, और फिजिकल कैपिटल के एग्जांपल क्या हो गए, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, ठीक है, फैक्ट्री है, बिल्डिंग है, ये सारे तुम्हारे फिजिकल कैपिटल के एग्जांपल है। दूसरा अगर मैं ह्यूमन कैपिटल की बात करूँ तो ह्यूमन कैपिटल जो है वो किसको कहा जाता है, इट इज़ अ
स्टॉक ऑफ स्किल, एबिलिटी, एक्सपर्टीज, एजुकेशन एंड नॉलेज एम्बेडेड इन पीपल। तो कोई एक जो नॉर्मल पर्सन है, ठीक है, अगर उसके अंदर आप एजुकेशन जो है वो दे देते हो तो एजुकेशन से उसकी स्किल डेवलप हो जाती है, नॉलेज डेवलप हो जाती है, तो वो फिजिकल तो वो जो है वो ह्यूमन कैपिटल के अंदर जो है वो कन्वर्ट होता हुआ दिखता है बाय मीन्स ऑफ एजुकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ फिजिकल कैपिटल जो है जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी वो इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली हाई है, तो अगर उसको मुझे इफेक्टिवली यूज़ करना है तो हमें जो है वो पर्सन भी तो टेक्नोलॉजिकली इफिशिएंट चाहिए ना, कि जिसको टेक्नोलॉजी समझ में आती हो, जो स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, तो वो ह्यूमन कैपिटल अगर आपका होगा तभी आप इफेक्टिवली यूज़ कर पाओगे फिजिकल कैपिटल को। चलो नेक्स्ट ले लेते हैं HCF का मीनिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? तो इसका मतलब है कि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज़ एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, कि हम जो है वो हमारी कंट्री का जो पॉपुलेशन है वो कैसा होना चाहिए, नॉलेजेबल होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, एजुकेटेड होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, तो वही हमारा मतलब है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का। ठीक है, नेक्स्ट है सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो हमारे पास जो है वो टोटल ये 5 सोर्सेज है जिससे हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बना सकते हैं, लेकिन अगर जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं हम सिर्फ उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो एक हमारा आ जाता है क्वेश्चन यहाँ पर माइग्रेशन के ऊपर, कि एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन जो है वो किस तरीके से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फॉर्म करता है। और दूसरा जो क्वेश्चन हमारा आ जाता है वो आ जाता है रिलेटेड ऑन द जॉब ट्रेनिंग पे, या कंबाइंड आ जाता है कभी हेल्थ एंड एजुकेशन पे भी, बट एंड हेल्थ एंड एजुकेशन जो है ना वो इतना इंपॉर्टेंट, एक समझ लो कि HCF का अगर कोई पिलर या प्राइमरी चीज़ है तो वो तुम्हारी हेल्थ एंड एजुकेशन ही है। अगर एक पर्सन के एजुकेशन के ऊपर खर्चा करा जाता है तो क्यों खर्चा कर रहे हैं माँ बाप? अगर आज आप लोगों को पढ़ाने लिखाने के पीछे इतना एक्सपेंडिचर कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं? ताकि आपकी स्किल डेवलप हो, आपकी नॉलेज बढ़े, आप टेक्नोलॉजिकल अडेप्ट हो जाओ, आप जो है वो इन्वायरमेंट के अंदर जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको आप समझ सको। ठीक है, जितने भी साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, इन्वेंशन हो रही है, उसको आप समझ सको। तो एजुकेशन जो है वो एक पर्सन को जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करता है, इनकम के सोर्सेज को भी इंक्रीज़ करता है। तो इसलिए एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन पे बात हो रही है। साथ ही ले लेते हैं एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ सेक्टर पे। तो अगर हेल्थ सेक्टर्स के ऊपर एक्सपेंडिचर की बात करते हैं तो हेल्थ सेक्टर्स के अंदर ऐसे 2 एरिया है, एक है तुम्हारे प्रिवेंटिव और एक है क्योरेटिव। ठीक है, अगर मैं प्रिवेंटिव के ऊपर एक्सपेंडिचर की बात कर रही हूँ हेल्थ में, तो प्रिवेंटिव जैसे कि कोविड-19 आया था तो कोविड-19 से रिलेटेड हमने पहले वैक्सीनेशन ले ली। तो वैक्सीनेशन जो है वो क्या है? प्रिवेंटिव मेडिकेशन है। और क्योरेटिव मेडिकेशन, अगर आप कोई डिजीज़ फेस कर रहे हो और आप अगर वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हो तो उस अगर क्योरेटिव मेडिकेशन से आएगा तो हेल्थ सेक्टर जो है वो एक्सपेंडिचर की बात करता है प्रिवेंटिव मेडिकेशन एंड तुम्हारी जो है वो क्योरेटिव मेडिकेशन के ऊपर, बेटर हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन फैसिलिटीज़ के ऊपर। तो इससे क्या होगा? इससे भी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव्ड होगी। ठीक है, तो ये जो भी मैंने बोला है ना वो इस नोट्स में लिखा हुआ है कि एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ पे करना है या एजुकेशन पे करना है तो क्यों करना है, इसको आप आराम से पढ़ भी लेना। अब बात आती है ऑन द जॉब ट्रेनिंग की और माइग्रेशन की। तो यहाँ पर अगर कोई भी कंपनी है वो बेस्ट से बेस्ट एम्प्लॉय को रिक्रूट करके लेकर आता है, लेकिन फिर उसके बाद भी जो है वो उसको ट्रेनिंग के लिए भेजता है। क्यों ट्रेनिंग के लिए भेजता है? क्योंकि उसकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्किल्स है उसको वो इन्हांस्ड हो सके। ठीक है, उस एग्जिस्टिंग स्किल को इन्हांस करने की वजह से उसको सुपरविजन करना कम पड़ेगा और वर्क प्लेस के ऊपर एक्सीडेंट के चांसेस कम हो जाएंगे, वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा, है ना। तो इस वजह से ऑन द जॉब ट्रेनिंग की बात हो रही है। अब बात आती है माइग्रेशन की, है ना। तो माइग्रेशन के अंदर देखो आपको समझना ये ज़रूरी है कि पीपल जो है वो माइग्रेट करता है रीजन टू रीजन, ठीक, और कंट्री टू कंट्री भी माइग्रेशन होती है ना। लोग अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में चले जाते हैं। ठीक है, लोग रूरल एरिया से जो है वो अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं। तो माइग्रेट होने के पीछे रीज़न क्या है, क्यों माइग्रेट होते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो है वो माइग्रेटेड प्लेसेस के ऊपर इन लोगों को बेटर इनकम ऑप्शन दिखते हैं। ठीक है, एक तो इनकम ऑप्शन ज़्यादा दिखते हैं, दूसरा उनको लगता है कि वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ठीक है, करियर ऑप्शन जो है वो ज़्यादा दिख रहे हैं। जो लोग कंट्री टू कंट्री माइग्रेट करते हैं तो कंट्री टू कंट्री ज़्यादातर माइग्रेशन कौन से लोगों का होता है? टेक्निकल पर्सन का माइग्रेशन होता है ज़्यादा, डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है। तो अगर वो माइग्रेट कर जाते हैं तो उनके पीछे रीज़न क्या है कि उनको उस कंट्री के अंदर ज़्यादा जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, बेटर इनकम ऑप्शन दिख रहे हैं। ये तो हो गई माइग्रेशन। तो जब माइग्रेशन का क्वेश्चन आता है आपको समझाना है पहले कि माइग्रेशन का मतलब क्या है, कि जब पीपल रूरल टू अर्बन मूव करता है या कंट्री टू कंट्री मूव करता है उसको माइग्रेशन कहते हैं। बट माइग्रेशन के पीछे जो है ना बेटे
2 काइंड्स ऑफ कॉस्ट आती है, ठीक है, फिर भी लोग माइग्रेट करता है। तो ये 2 तरीके की कॉस्ट माइग्रेशन में कौन कौन सी आती हैं? एक तो कॉस्ट आती है कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि अगर मुझे रूरल एरिया से अर्बन एरिया पे जाना है या कंट्री टू कंट्री जाना है तो ट्रांसपोर्टेशन तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। दूसरा जो है वो क्या आ जाता है? हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, ठीक है। अब माइग्रेटेड प्लेसेस के ऊपर जो है वो कॉस्ट ऑफ लिविंग तो ज़्यादा हो जाएगी ना, जो इंडिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो अमेरिका की हो जाएगी क्या? अमेरिका में अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये 2 कॉस्ट है, एक तो ट्रांसपोर्टेशन एंड हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग जो माइग्रेशन की वजह से आती हैं, बट स्टिल पीपल माइग्रेट करता है। रीज़न ये है कि लोगों को माइग्रेशन की वजह से इनकम जो है वो इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये कॉस्ट जो है वो उसको बेयर कर पाते हैं, ठीक है ना। तो जब भी माइग्रेशन का आता है आपको मीनिंग लिखना है, उसके बाद माइग्रेशन की कॉस्ट बतानी है। कॉस्ट के बावजूद भी लोग माइग्रेट करते हैं तो उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो कॉस्ट है वो उनकी इनकम से इजीली कवर हो जाएगी, ठीक है। इसको फ्रेम करके आपको लिखना है। देन आ जाता है हमारा एक्सपेंडिचर हो रहा है किसके ऊपर? इंफॉर्मेशन के ऊपर। अब इंफॉर्मेशन के ऊपर भी खर्चा करना ज़रूरी है, क्योंकि एक पर्सन को कैसे पता चलेगा कि कौन सी इंस्टीट्यूशन जो है वो कौन से कोर्सेज़ करवा रही है, क्या रेट पे कौन से कोर्सेज़ करवा रही है, फ़ीस स्ट्रक्चर क्या चल रहा है ना। वहाँ पर जो है वो हेल्थ सेक्टर्स की बात करें तो कौन से हॉस्पिटल्स के अंदर हमें कौन सी ट्रीटमेंट मिल रही है, उसके क्या चार्जेस हैं। तो इसलिए जो है वो एक्सपेंडिचर और इन्फॉर्मेशन पे भी करना ज़रूरी है। तो ये हमारे 5 सोर्सेज हैं HCF को लेकर के। देन आ जाते हैं हम, क्वेश्चन आ जाता है हमारा, क्या ह्यूमन कैपिटल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या हो जाता है? इकोनॉमिक ग्रोथ का बेस्ट इंडिकेटर क्या है? GDP। जितनी ज़्यादा GDP उतना ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ। तो क्या HCF प्रमोट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ को? क्वेश्चन अगर आ गया तो येस, डेफिनेटली HCF जो है वो ह्यूमन ग्रोथ को प्रमोट करता है, बिकॉज जितना ज़्यादा एजुकेटेड स्टाफ होगा उतना ज़्यादा जो है वो इकोनॉमी की ग्रोथ के अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। जितना ज़्यादा वो हेल्दी रहेगा उतना ज़्यादा जो है वो कॉन्ट्रीब्यूट करेगा एज़ कम्पेयर टू अनहेल्दी पर्सन। तो यही हमें आंसर्स जो है वो फ्रेम करके लिखना, वेरी ईजी लिखा हुआ है नोट्स के अंदर जो मैंने कहा है। अब इसको पढ़ना आपका काम है, पढ़ लेना, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको बताते जा रही हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो अगर वीडियो देख रहे हो तो एक रजिस्टर लेकर के भी बैठो, जो भी पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ उसको लिखो और उसको फिर इस नोट्स के अंदर से लर्न कर लो। जो भी तुम लोगों ने PDF डाउनलोड करी है उसके अंदर भी जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के आंसर ये जो मैं नोट्स दे दूँगी उसके अंदर से ढूंढो, फ्रेम करो, है ना बेटा। पूरा जो है वो इंडियन इकोनॉमी के अंदर आप 40 में से 40 ला सकते हो, बस कमांड आपकी आपके चैप्टर पे होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आ जाती हैं कि अगर हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, एजुकेशन को खर्चा करने की, एजुकेशन पे खर्चा करने की, या हेल्थ सेक्टर पे खर्चा करने की, या ऑन द जॉब ट्रेनिंग के ऊपर, तो ये सारे जो एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करने की बात कर रहे हैं, तो कुछ तो इसकी इंपॉर्टेंस होगी ना। तो विदाउट इंपॉर्टेंस तो कोई भी किसी चीज़ के ऊपर खर्चा नहीं करता। तो अगर HCF की क्या इंपॉर्टेंस है, हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि सबसे पहले इसके अंदर आता है कि हमें किस चीज़ को यूज़ करना है, फिजिकल कैपिटल को। अगर बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजिकली अडेप्टेबल, अगर टेक्नोलॉजी वाला मैं अगर प्लांट एंड मशीनरी लेकर के आती हूँ, ठीक है, या कोई भी ऐसी मशीनरी आती हैं जो बहुत ज़्यादा उसके अंदर टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, तो उस टेक्नोलॉजी को कोई इलिटरेट पर्सन जो है वो अडेप्ट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो उस फिजिकल कैपिटल को इफेक्टिवली और इफ़िशिएंटली रन करने के लिए मुझे जो है वो कैसा ह्यूमन कैपिटल चाहिए, जो कि एजुकेटेड हो, स्किल्ड हो, नॉलेजेबल हो, टेक्नोलॉजिकली अडेप्टेबल हो, यही चाहिए ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो HCF की इंपॉर्टेंस का यही है, कौन सा? इफेक्टिव यूज़ ऑफ फिजिकल रिसोर्स, ठीक है। दूसरा हमें क्या चाहिए होता है? हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन, ठीक है। तो जितना ज़्यादा स्टाफ हेल्दी होगा उतनी ही ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी दिखाएगा, जितना ज़्यादा वो पढ़ा लिखा होगा, स्किल्ड होगा, नॉलेजेबल होगा, तो भी वही प्रोडक्टिविटी ज़्यादा दिखाएगा। तो HCF तो बहुत इंपॉर्टेंट है फिर इस हिसाब से, तो है ना। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ कि इसके ऊपर जो है वो क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन आ जाता है? HCF प्रमोट इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, डिफेंड और रिफ्यूट, ठीक है। तो अगर ये वाला अगर आ गया मेरे पास क्वेश्चन इस तरीके से, तो फिर मुझे क्या करना है? देखो HCF जो है वो क्या है?
एजुकेशन की बात कर रहा है, हेल्थ सेक्टर की बात कर रहा है। तो जो टेक्नोलॉजी है उसको प्रमोट की बात हो रही है या इनोवेशन हो रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, तो जो पढ़ा लिखा बंदा होगा वही तो उसको बहुत इजीली अडेप्ट कर पाएगा ना। जो जो सोसाइटी में चेंजेस आ रहे हैं उसको भी वो इजीली अंडरस्टूड कर पाएगा। साइंटिफिक इन्वेंशंस जितनी हो रही है उसको भी इजीली समझ पाएगा एज़ कम्पेयर टू जिसको इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है ना। तो HCF डेफिनेटली प्रमोट करता है। हम इस स्टेटमेंट को डिफेंड करेंगे। इनोवेशन टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को प्रमोट करता है, लिखा हुआ है यहाँ पर। और इसके लिए जो भी PDF मैंने तुम लोगों को दी है उसके अंदर भी HCF में सबसे पहला पॉइंट मैंने यही डाला है कि क्या HCF इन्वेंशन, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट को प्रमोट करता है या नहीं करता है। जितना लिखा है ना उसमें उतना ही आप लिख करके आ जाना, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, इम्पोर्टेंस इसलिए भी है बिकॉज मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड्स। तो जब एक बंदा पढ़ा लिखा होता है ना, उसकी सोचने समझने की जो तरीका होता है, दुनिया को सोचने समझने का जो भी चेंजेस आ रहा है उसको अलग होता है, वो अलग तरीके से सोचता है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द माइंड्स ऑफ द पीपल, देयर चेंजिंग एटीट्यूड्स टूवर्ड्स क्रिएटिंग अ विल फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। एंड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल हेल्प्स इन चेंजिंग मेंटल आउटलुक एंड प्रमोट डेवलपमेंट। तो अगर हम HCF के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो HCF में इन्वेस्टमेंट करने की वजह से जो एक सोचने समझने का जो तरीका होता है ना वो चेंज हो जाता है, मेंटल आउटलुक कंप्लीट चेंज हो जाता है। तो मॉडर्नाइजेशन ऑफ एटीट्यूड आ जाता है, तो ये भी एक इसकी इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट आ जाता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखो हेल्थ फैसिलिटी से आ गया रिलेटेड। लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो आपकी तभी बढ़ेगी ना जब बेटर जो है वो वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटी अवेलेबल होगी, ठीक है, न्यूट्रिटिव फूड अवेलेबल होगा which enable people to live a healthy and long life. This in turn leads to quality of life, ठीक है। देन आ जाती है हमारी HCF होगा तभी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव हो सकती हैं, कंट्रोल हो सकता है पॉपुलेशन ग्रोथ के ऊपर, क्योंकि जो पढ़े लिखे रहेंगे वो बहुत सोचेंगे कि ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ाने के पीछे नहीं लगना है, हमें जो है वो इकोनॉमी को इफ़ेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग बनाना है, प्रोडक्टिव बनाना है। तो यहाँ पर HCF की ये सारी इंपॉर्टेंस है जो अभी तक हमने करी हैं, तो उसको देख लेना क्योंकि HCF की इंपॉर्टेंस पे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, ऐसी कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो हमें ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन करने में आती हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम्स तो यही है कि देखो हमारा जो इंडिया है वो इतना ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री है, तो जितनी भी आप उसके अंदर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर्स की हो, चाहे वो एजुकेशन सेक्टर्स की हो, एज़ कम्पेयर टू डिमांड ये हमेशा ही कम पड़ जाती है ना। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो HCF की देखने को मिलती है वो है इनसफिशिएंट रिसोर्सेज, ठीक है। और दूसरा जो है वो हमें सीरियस इनएफिशिएंसी दिखती है कि जितनी भी रिसोर्सेज हैं हम उस रिसोर्सेज को जो है वो फुल्ली यूटिलाइज भी नहीं कर पाते हैं, वेस्टेजेस हो रहे हैं, अंडर यूटिलाइज्ड हो रही हैं, मैसिव इलिटरेसी देखने को मिलती हैं, नॉन एजुकेशन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है ये सारी चीज़ें अभी भी हमको देखने को मिल रही है। तो ये सीरियस इनएफिशिएंसीज़ हैं, इफेक्टिवली हम काम नहीं कर रहे हैं। जो मेन प्रॉब्लम है वो है ब्रेन ड्रेन की, ये भी प्रॉब्लम है। ब्रेन ड्रेन का क्या मतलब है कि जो यहाँ के टैलेंटेड ब्रेन है, जैसे कि टेक्निकल पर्सन की मैं बात करूँ, डॉक्टर्स की, इंजीनियर्स की, वो तो हमारी कंट्री को छोड़ के दूसरी कंट्री में जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटी दिख रही है, बेटर इनकम दिख रही है। तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है ब्रेन ड्रेन की, तो इसके ऊपर भी देख लेना, आप सही से पढ़ लेना। नेक्स्ट आ जाता है हाई ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन का ग्रोथ जितना ज़्यादा बढ़ेगा, मैं यहाँ पर हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर बढ़ा रही हूँ लेकिन पीछे से पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है, तो डिमांड तो कहीं से भी कम नहीं हो रही है लेकिन सप्लाई जो है वो एज़ कम्पेयर टू पॉपुलेशन हमेशा कम पड़ जाती हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लैक ऑफ प्रॉपर मैन पावर प्लानिंग, वीक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर मैं तुम लोगों को क्या कह रही हूँ कि अगर इंपॉर्टेंस ऑफ HCF की बात हो रही है या प्रॉब्लम ऑफ HCF की बात हो रही है ना, कोई भी ऐसे 5 पॉइंट आप लर्न कर लो दिमाग में, और वो पॉइंट में जो हेडिंग लिखे हुए हैं ना नोट्स के अंदर, उसको दिमाग में रख करके चलो, रट्टा नहीं मारना, थोड़ा समझ के करना, ताकि हम इससे रिलेटेड कुछ तो लिख करके आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आ जाता है हमारा वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन, आ जाता है ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है। ये भी कर लेना
ह्यूमन कैपिटल और ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस है? बहुत बड़ा बेसिक डिफरेंस है। ह्यूमन कैपिटल बात अगर करता है एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर की, तो उसके पीछे इसका एक मोटिव है, वो ये है कि वो प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा लेबर की, इस वजह से एक पर्सन को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर देना चाहिए, ठीक है। बट जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट क्या कह रहा है कि एक पर्सन को एजुकेशन और हेल्थ सिर्फ प्रोडक्टिविटी के लिए नहीं, बट ये उसका इंटीग्रल पार्ट है। एक नॉर्मल पर्सन को रीड एंड राइट करना तो आना ही चाहिए, तभी उसका डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट वाइडर कॉन्सेप्ट है और ये जो है वो नैरो कॉन्सेप्ट है ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। तो इसका डिफरेंस जो है वो नोट्स में लिखा हुआ है, देख लेना। अब बात आती है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया, ग्रेट प्रॉस्पेक्ट्स। तो इंडिया जो है, अगर उसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें HCF को, तो इंडिया कैसी कंट्री है हमारी? फेडरल कंट्री है। पावर जो है वो अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड है, स्टेट है, सेंट्रल है, लोकल है, ठीक है। और इस स्टेट और सेंट्रल दोनों मिलकर के हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर्स के ऊपर साइमल्टेनियसली जो है वो खर्चा करती हैं। एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस जो है वो सोशल एंड प्राइवेट बेनिफिट के लिए करे जाते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर से तुम्हारा एक बनता है, वाई देर इज़ अ नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ठीक है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत क्यों है, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो तुम्हारा एजुकेशन सेक्टर हो। तो सबसे पहले देखो, समझ लो, अगर गवर्नमेंट बीच में नहीं आएगा ना, तो प्राइवेट सेक्टर वाले कंप्लीट मोनोपोली कर लेंगे, ये तो हमें पता ही है। इसलिए मैं सबसे पहले इस पॉइंट को समझा रही हूँ कि अगर गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करेगा तो प्राइवेट सेक्टर मोनोपोली कर लेगा, हाई प्राइस चार्ज करेगा, वो हर किसी की रीच में नहीं होगा। तो एजुकेशन और हेल्थ जो है वो ईच एंड एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को नहीं मिल पाएगा। इस वजह से जो है वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये तो मोनोपोली वाला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ले लेते हैं कि एजुकेशन हो या हेल्थ सेक्टर हो, दोनों का ही एक पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डाल करके चला जाता है। अगर मैंने किसी बच्चे को एडमिट करवाया है किसी हेल्थ इंस्टीट्यूट, मतलब हेल्थ सर्विस के लिए, तो वहाँ पर अगर मैंने एडमिट उसको करवा दिया और उसके बाद मुझे पता चला कि जिस चीज़ के लिए मैंने एडमिट करवाया वो तो वहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं है, तो जब तक उसको मैं डिसीजन लूँ कि दूसरी जगह शिफ्ट करूँ, तब तक तो उसका जितना नुकसान होना था वो तो हो गया ना। तो यहाँ पर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से जो है ये चीज़ हुई है। अगर गवर्नमेंट इंटरवीन करेगी तो वो वहाँ पर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड विथ क्लियर इन्फॉर्मेशन के साथ सबको चलना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है यही कि एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक सब्सटेंशियल लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द लाइफ ऑफ पीपल, जो कि हम इजीली रिवर्स नहीं कर सकते हैं। तो उसका एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर एक बच्चे को कोई स्कूल में भर्ती करवाया और वहाँ पर उसको वो प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिली या तो उसकी वजह से उसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो इसके बारे में आप पढ़ लेना। दूसरा मैंने मोनोपोली बताई दी, ठीक है। और तीसरा हम ले लेते हैं कि एक पर्सन के पास, एक इंडिविजुअल पर्सन के पास किसी भी चीज़ को लेके कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं होती हैं, तो जब गवर्नमेंट इंटरवीन करती हैं तो वो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ करती है, अवेयरनेस स्प्रेड करती हैं उसके बारे में, तो इन्फॉर्मेशन अपने आप आ जाती है इंडिविजुअल के पास। तो इसलिए तो क्वेश्चन क्या था मेरा, वाई देर इज़ ए नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन। तो उसके लिए आपको ये जितने भी पॉइंट्स हैं उसको करके जाने हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप खुद सोचो ना, अगर गवर्नमेंट नहीं रहेगी तो कैसे काम करेंगे हम यहाँ पर। तो इसीलिए सरकार जो है वो एजुकेशन सेक्टर्स को और हेल्थ सेक्टर्स को मॉनिटर करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी बना रखी है गवर्नमेंट ने। जैसे कि अगर मैं एजुकेशन में बात करूं तो NCERT जो है वो स्कूल एजुकेशन के ऊपर रेगुलेटरी बॉडी है। देन उसके बाद UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हायर एजुकेशन के लिए है और AICTE जो है वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए है, ठीक है ना। तो इन सब के नाम लिखे हुए हैं। और जो मेडिकल के लिए है, मतलब हेल्थ सेक्टर्स की जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो है ICMR, ठीक। अब यहाँ पर बेसिक एजुकेशन, हेल्थ केयर, फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी सिटीजन। तो यहाँ पर जो है कि बेसिक नीड्स जो है वो हेल्थ और एजुकेशन वो तो हर किसी को मिलना ही मिलना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, अगर एजुकेशन सेक्टर्स की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करती हैं तो वो GDP में से भी करती हैं और टोटल उनका जो एक्सपेंडिचर इस % इन टर्म्स ऑफ GDP भी होता है और अपने रेवेन्यू से भी करती हैं।
गवर्नमेंट के इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एक्सपेंडिचर की बात करें कि सरकार जो है वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कौन से सेक्टर में करती हैं, तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर जो है वो मेजर एक्सपेंडिचर करती हैं। जो तुम्हारा टर्शरी एजुकेशन है उसके अंदर उतना एक्सपेंडिचर नहीं है एज़ कम्पेयर टू एलिमेंट्री एजुकेशन, वहाँ पर कम है। ठीक है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन के ऊपर सबसे ज़्यादा सरकार एक्सपेंडिचर करती हैं, मोर ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन। देन एक्सपेंडिचर ऑन टर्शरी सेक्टर, अगर मैं पर चाइल्ड के हिसाब से देखूँ, पर स्टूडेंट के हिसाब से देखूँ तो टर्शरी में ज़्यादा है, बट ऐसे ओवरऑल वो एलिमेंट्री में ज़्यादा कर रही हैं। ठीक है, और स्टेट वाइज जो है वो एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ डिफरेंट हो जाती हैं, बिकॉज कौन सी स्टेट की गवर्नमेंट कौन से एजुकेशन सेक्टर्स के ऊपर कितना एक्सपेंडिचर कर रही है, वो स्टेट वाइड अपॉर्चुनिटी जो है वो फिर डिफरेंट हो जाती हैं। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वो कहाँ कहाँ पर किस तरीके से एक्सपेंडिचर करती हैं। देखो, प्लानिंग जो एजुकेशन कमीशन आया था ना, एजुकेशन कमीशन ने 1964-66 में ये रेकमेंड करा था कि 6% जो है वो जीडीपी का हमारा स्पेंड होना ही चाहिए एजुकेशन के ऊपर। बट हावेवर यहाँ पर जो है वो एज लिटल एज हम कितना परसेंट एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, 4%, जो कि बिल्कुल ही एडिक्वेट नहीं है, इनएडिक्वेट है। नेक्स्ट आया है हमारा प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये प्रोविजन फॉर फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन क्या कह रहा है कि गवर्नमेंट ने जो है वो अपॉइंट करी थी तापस मजुमदार कमेटी, और तापस मजुमदार कमेटी अपॉइंट हुई है 1988 में। और ये कमेटी इसलिए अपॉइंट हुई थी बिकॉज यहाँ पर जो है वो जितने भी इंडियन चिल्ड्रन हैं एज ग्रुप जिनका 6 to 14 ईयर्स है, उन सबको लेकर के आना है अंडर द परव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो अंडर तापस मजुमदार कमेटी ये हुआ था। देन 2009 में एक्ट आया हमारा जो कि कह रहा है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन राइट फॉर एवरी चिल्ड्रन। 2009 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनेक्टेड द राइट टू एजुकेशन एक्ट आया टू मेक फ्री एजुकेशन अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी चिल्ड्रन। ठीक है, तो एज ग्रुप जिसका वो क्या होना चाहिए, 6 to 14 ईयर्स, 2009 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया। तो इंडिया में जो है वो एजुकेशन को अगर अचीवमेंट के ऊपर क्वेश्चन आपके पास आया, अगर इसके ऊपर ना ज़्यादातर डेटा फॉर्म में क्वेश्चन आता है एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया में, तो अगर एजुकेशनल अचीवमेंट पूछी गई हैं, अगर आपको यहाँ पर टेबल बना करके दिया गया है तो आपको टेबल के बेसिस के ऊपर कंपैरिजन करना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं टेबल के बेसिस पे भी कंपैरिजन करूँ, जब भी एजुकेशनल अचीवमेंट की बात होगी ना, तो यहाँ पर बात किस चीज़ के बारे में होगी, अगर टेबल नहीं है तब भी आपको एजुकेशनल अचीवमेंट आप किस तरीके से बता सकते हो, एडल्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या बोलना है, एजुकेशनल अचीवमेंट में क्या लिखना है, एडल्ट लिटरेसी रेट कितना है, कि जैसे कि मानो कि टोटल हमारा एडल्ट पॉपुलेशन जो होगा वो टोटल एडल्ट पॉपुलेशन में से कितना मेरा पॉपुलेशन जो है वो एडल्ट का लिटरेट एडल्ट है उसके बारे में। ठीक है, इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास जो है वो रेशियो आ जाएगा एडल्ट लिटरेसी रेट का। तो रेफर्स टू द रेशियो ऑफ लिटरेट एडल्ट पॉपुलेशन टू द टोटल पॉपुलेशन इन अ कंट्री। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा, क्या आ गया यार, ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है प्राइमरी कंप्लीशन रेट। तो दूसरा जो है वो एजुकेशन अचीवमेंट हम कहाँ से पता कर सकते हैं कि प्राइमरी कंप्लीशन रेट कितना है, कि कितने % स्टूडेंट्स जो है वो लास्ट ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल को कंप्लीट कर रहे हैं, उससे पता चलेगा एजुकेशनल अचीवमेंट। और तीसरा यूथ लिटरेसी रेट से पता चलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर जितना भी यूथ पॉपुलेशन है उसके अंदर से कितने यूथ जो है वो लिटरेट की कैटेगरी में आते हैं। और यूथ लिटरेसी रेट के लिए जो हम एडल्ट यूथ को काउंट कर रहे हैं उनका एज ग्रुप क्या है, 15 to 24 ईयर्स के एज में ये लोग आते हैं। ठीक है, तो जब भी अगर क्वेश्चन आता है आपको एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया के बारे में, अगर टेबल नहीं दे रखा है फिर भी पूछा गया है, तो एजुकेशनल अचीवमेंट इन इंडिया के अंदर आप 3 पॉइंट समझाओगे, एडल्ट लिटरेसी रेट, यूथ लिटरेसी रेट एंड प्राइमरी कंप्लीशन रेट। ठीक है, चलो नेक्स्ट, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इन एजुकेशनल सेक्टर स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम। तो अगर तुम्हारा क्वेश्चन यही लाइन उठ करके आती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्टस इन एजुकेशनल सेक्टर, एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, कि हर किसी को जो है वो अभी भी एजुकेशन मिल नहीं पा रहा है। अब जैसे कि कुछ है वो हायर स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, बट कुछ जो है वो हायर स्टडी तक पहुंच भी नहीं पा रहे हैं। तो अगर जो हम 100% लिटरेसी रेट की बात कर रहे हैं वो हमें अभी भी अचीव नहीं हो पा रहा है। और दूसरा जो है वो हमने क्या देखने को मिला है, जेंडर इक्विटी पहले से बेटर हुई है, बेटर देन बिफोर।
क्योंकि अगर बात हो रही है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन की तो पहले उतनी नहीं थी, अब जो है वो इसको सरकार ने भी इतना प्रमोट करा है, तो गर्ल चाइल्ड के अंदर जो है वो हमें थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिला हुआ है, लेकिन फिर भी हमें जो है वो वुमेन एजुकेशन को, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो यहाँ पर जेंडर इक्विटी बेटर देन बिफोर हुई है। और नेक्स्ट हायर एजुकेशन, फ्यू टेकर्स, हायर एजुकेशन की तरफ जो है वो सारे लोग नहीं जा पा रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो जाते हैं। तो जब भी तुमको फ्यूचर प्रोस्पेक्टस ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया की बात करें, फ्यूचर की बात कर रहे हैं ना, फ्यूचर का पूछ रहे हैं, तो अगर हम बात करें तो अभी जो एजुकेशन फॉर ऑल स्टिल अ डिस्टेंट ड्रीम, हर किसी को एजुकेशन फैसिलिटी नहीं मिली है, उसको समझाएंगे। दूसरा पॉइंट हम क्या समझाएंगे कि जेंडर इक्विटी जो है वो पहले से बेटर हुई है, जैसे गवर्नमेंट ने भी अभियान चलाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, ठीक है ना, तो वही जेंडर इक्विटी को बेटर करने के लिए। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा कि हायर एजुकेशन में अभी भी जो है वो हर कोई नहीं जा पा रहा है, तो यहाँ पर जो है वो हमारा चैप्टर ख़त्म है, ठीक है। तो रूरल से जो है वो हमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना बेटो बेना, जो तुम लोगों के लिए पीडीएफ बनाई थी ना, वो इतनी सही पीडीएफ है, आप उस पीडीएफ को फॉलो करो, वीडियो में डाल रही हूँ वीडियो को फॉलो करो, फुल नोट्स चाहिए वो भी तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और उसके अंदर जितने क्वेश्चन लिखे उसको देख लो। एमसीक्यू की भी मैं जो है वो पीडीएफ तुम लोगों को बना करके दे ही रही हूँ, तो इतना अगर आप कर लोगे तो आपको 40 में से 40 मार्क्स लाने से कौन रोक लेगा। और जिन बच्चों की प्रिपरेशन अभी भी बोलते कि मैम कुछ नहीं हुआ है, तो कुछ नहीं से कुछ तो कर ही लोगे आप, ठीक है। तो जिसको पसंद आती है लाइक करो। जो है वो हम स्टार्ट कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट के चैप्टर को, ठीक है। क्विकली चलते हैं फटाफट एम्प्लॉयमेंट की तरफ। अब एम्प्लॉयमेंट किसको नहीं पता, हम सबको पता है ना, और इंडिया के लोगों को तो इसकी वैल्यू कितनी है वो भी पता है, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो स्किल्ड है, नॉलेजेबल है, एक्सपर्टीज़ है, लेकिन उसके बावजूद भी अनएम्प्लॉयड है। तो हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं पता तो किसे पता। चलो एम्प्लॉयमेंट जो है वो क्या है फिर भी ले लेते हैं। एम्प्लॉयमेंट इज़ एन एक्टिविटी फ्रॉम विच अ पर्सन अर्न्स मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। चलो बेसिक कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आ जाते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट में है कि वर्कर किसे कहते हैं। वर्कर कौन हो जाता है, हु इज़ इन्वॉल्व इन सम इकोनॉमिक एक्टिविटी टू अर्न अ लिविंग, उसको हम कहते हैं कि ये वर्कर है। वर्कर जो है वो किस में कंट्रीब्यूट करता है, जीडीपी को बढ़ाने के लिए कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि वो प्रोडक्टिव सर्विसेज में काम कर रहा है, ठीक है। किस किस को हम वर्कर की कैटेगरी में ला सकते हैं, जितने भी सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है वो भी वर्कर की कैटेगरी में आ जाते हैं, जैसे कि शॉपकीपर हो गए, बार्बर्स हो गए। देन दोज पीपल हु रिमेन टेम्पररीली एब्सेंट फ्रॉम वर्क ड्यू टू इलनेस या इंजरी। तो अब कुछ टाइम के लिए आप कुछ रीज़न की वजह से आउट है, तो उस वजह से आप ऐसे थोड़ी कि वर्कर की कैटेगरी से निकल जाओगे, वर्कर में तो आप फिर भी रहोगे, ठीक है। और उसके बाद इट ऑल्सो इंक्लूड्स दोज पीपल हु हेल्प द मेन वर्कर, ठीक है। मेन वर्कर को जैसे कि प्लम्बर हम देखते हैं ना, इलेक्ट्रिशियन देखते हैं, एक हेल्पर लेकर के आता है, तो अगर वो कंट्रीब्यूट तो कर ही रहा है ना, तो वो भी वर्कर की कैटेगरी में आता है। तो ये सारे वर्कर की कैटेगरी में हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज़ मल्टीफिसेटेड, है ना। तो इंडिया का जो एम्प्लॉयमेंट का नेचर है मल्टीफिसेटेड है। कैसे इसको जस्टिफाई करोगे आप, मल्टीफिसेटेड अगर क्वेश्चन आ गया जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट कि इंडिया का जो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है मल्टीफिसेटेड है। तो यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर जो है वो एम्प्लॉयमेंट सीजनल है ना, एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट ईयर भी है, सीजनल एम्प्लॉयमेंट भी है। तो यहाँ पर कह रहा है सम गेट एम्प्लॉयमेंट थ्रू आउट द ईयर while other get employed only a few months in a year like a seasonal worker, तो इसलिए मल्टीफिसेटेड है। मैनी वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क, एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको जितना प्राइस मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है। तीसरा, जब हम एस्टिमेट करते हैं नंबर ऑफ वर्कर्स को, ऑल दोज हु आर इंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सिर्फ हम उसको ही काउंट करते हैं ना कि वर्कर्स की कैटेगरी में सिर्फ वही लोग आते हैं जो कि एक्चुअली इंगेज्ड है, जो कि काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है वो नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट मल्टीफिसेटेड का अगर आ जाता है जस्टिफिकेशन का, तो ये आपके 3 पॉइंट आने चाहिए। नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बात करें तो यहाँ पर जो है नंबर ऑफ़ वर्कर्स के अंदर ज़्यादा डेटाबेस पे हम नहीं चलेंगे, बट नंबर ऑफ़ वर्कर्स के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो कहाँ पर डिसाइड कर रहा है, रूरल एरियाज़ के अंदर, जिसके अंदर 473 वर्कर्स अगर कह रहे हैं हम, तो नियरली 3/4 रूरल वर्कर्स आ गए, ठीक है। 75% जो है वो रूरल एरिया से लोग काम कर रहे हैं, तो वो वर्कर की कैटेगरी में आ रहे हैं। रूरल वुमेन का पार्टिसिपेशन भी जो है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में लार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन वुमेन। चलो, लेबर फोर्स किसको कहते हैं,
अब एक होती है वर्क फोर्स, एक होती है लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स के अंदर जो है दोज हु आर ऑलरेडी वर्किंग एंड दोज हु आर नॉट वर्किंग और सर्च फॉर द जॉब, वो सारे ही आ जाते हैं। तो लेबर फोर्स जो है वो कैसे कैलकुलेट होगा, पर्सन वर्किंग प्लस पर्सन सीकिंग और अवेलेबल फॉर वर्क, अगर इन दोनों का हम प्लस कर देंगे तो ये क्या बन जाएगी मेरी लेबर फोर्स। तो लेबर फोर्स जो है टोटल एम्प्लॉयड पीपल कितना है, कौन एक्चुअली में काम कर रहा है, और टोटल अनएम्प्लॉयड पीपल कितने हैं उसको भी ले रहा है ना। तो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड मिला करके हमारी लेबर फोर्स बनती हैं। अब लेबर फोर्स को कैलकुलेट जब हम करेंगे तो उसमें से कौन सी चीज़ है जिसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे जो लेबर की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो वो कौन हो गए, अनफिट पीपल जो कि हैंडीकेप पर्सन है, जो काम कर ही नहीं सकते, दूसरा ओल्ड पर्सन, तीसरा आ जाता है जिसको काम ही नहीं करता, तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि भैया लेबर है ये, ठीक है। और तीसरा आ जाता है दोज हु आर नॉट अवेलेबल फॉर वर्क। तो अगर मैं आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन में से अगर ये चीज़ हटा देती हूँ तो बाकी का जो है वो मेरा क्या हो जाता है, लेबर फोर्स हो जाती है। लेबर फोर्स किसको काउंट करती हैं, एम्प्लॉयड को भी और अनएम्प्लॉयड को भी, ठीक है। अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डू यू मीन बाय लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो किसको कहा जाता है, टोटल पॉपुलेशन जितना भी हमारा है उस टोटल पॉपुलेशन में से कितना हमारा लेबर फोर्स है उसको हम कहेंगे कि इट इज़ अ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ठीक है। आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन आपका लेबर फोर्स कितना है तो वो तुम्हारा आ जाएगा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। देन नेक्स्ट आ जाता है हमारा वर्क फोर्स। तो लेबर फोर्स और वर्क फोर्स में ना बेसिक डिफरेंस ही ये है कि वर्क फोर्स सिर्फ उन लोगों को लेगा जो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, बट लेबर फोर्स जो है वो एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों को ही लेता है, ठीक है। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है। अगर मुझे अनएम्प्लॉयड पीपल की कैलकुलेशन करनी है, मानो सरकार अनएम्प्लॉयड पीपल के डेटा निकालता है तो उसके लिए बेनिफिट क्या करेगा, लेबर फोर्स, ठीक है, क्योंकि लेबर फोर्स को ही अंदर से आपको अनएम्प्लॉयड के डेटा मिलेंगे। तो अनएम्प्लॉयड पीपल को जो है वो हम कैसे निकाल सकते हैं, लेबर फोर्स में से आप वर्क फोर्स माइनस कर दो, बिकॉज लेबर जो है वो एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड दोनों को लेता है और ये जो है सिर्फ एम्प्लॉयड को लेता है। तो अगर लेबर में से मैं वर्क माइनस कर दूंगी तो अनएम्प्लॉयड आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल इन एम्प्लॉयमेंट। चलो इसको इतना ज़रूरी नहीं है, अच्छा ओके नहीं तो बहुत ज़रूरी है भाई, क्या बोल रही हूँ मैं। चलो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के ऊपर देखो आपके क्वेश्चन आता ही आता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो जो है वो इंडिकेटर है जिसको हम यूज़ करते हैं टू एनालाइज द एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन इन अ कंट्री। अगर कंट्री के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन क्या है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, अगर मुझे उसको निकालना है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वर्कर पॉपुलेशन रेशियो पता होना चाहिए, ठीक है। अब वर्कर पॉपुलेशन रेशियो निकलेगा कैसे, ये कैलकुलेट होता है जितने भी टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स है उसको हम डिवाइड कर देंगे हमारे पॉपुलेशन से और मल्टीप्लाइड कर देंगे 100 से। मतलब अगर मैं कहूँ यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन जितना भी कंट्री का है, ठीक है, उसमें से टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो ये हमारा निकल आएगा क्या, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ठीक है। ये करके जाना, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेबर फोर्स में वर्क फोर्स में डिफरेंस क्या है, लेबर फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, वर्क फोर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा अगर मुझे निकालना है तो अनएम्प्लॉयमेंट की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे। तो ये जितनी भी पॉइंट्स मैंने बताए सारे कर जाना, और ये मैंने नोट्स में जो PDF है उसमें भी लिख रखे हैं। पढ़ना बेटा आपका काम है, जितना पढ़ लोगे उतना ही बेनिफिट होगा। मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो एम्प्लॉयमेंट की जो है वो मीनिंग तो हमने समझ लिया, टू अर्न अ लिविंग। एम्प्लॉयमेंट दो तरीके की हैं हमारी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो अपने खुद के रिसोर्सेज को लेकर के अगर बिजनेस कर रहा है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। वेज एम्प्लॉयमेंट भी जो है जहाँ पे वर्कर अपनी लेबर को सेल करता है। तो यहाँ पर वेज एम्प्लॉयमेंट दो तरीके की हैं, एक है रेगुलर वर्कर, दूसरा है कैजुअल वर्कर। रेगुलर वर्कर जो है वो रेगुलर टर्म्स के ऊपर काम करता है, उसको रेगुलर बेसिस के ऊपर वेजेस पे होते हैं। कैजुअल वर्कर्स जो है जो कभी कभी के लिए उसको बुलाया जाता है और उसके लिए उसको वेजेस पे किए जाते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट हमारे पास कितनी तरीके की हैं वो देख ली। नेक्स्ट आ जाते हैं
जॉबलेस ग्रोथ की तरफ, ठीक है। अगर यहाँ पर हमारा एक ये है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी, तो अगर बात होती है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी की, तो देखो जीडीपी का तो जो ग्रोथ है ना वो हमें बढ़ता हुआ दिखा है, बट जो एम्प्लॉयमेंट है वो तो जहाँ रुक गया है वहीं पे स्टेगनेंट है, ठीक है। इसका कोई ग्रोथ दिखता हुआ हमें नहीं दिखता है। तो जब जीडीपी आपको ग्रोइंग दिख रही है बट एम्प्लॉयमेंट जो है वो कुछ भी क्रिएट नहीं हो रहा है, तो ऐसे ग्रोथ को जो है वो हम कौन सा ग्रोथ कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ, ठीक है। कि भाई जीडीपी तो बढ़ रही है बट एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ रहा, तो अब ग्रोथ तो हो रहा है बट कैसा ग्रोथ हो रहा है, जॉबलेस ग्रोथ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके बारे में डिटेल लिखा हुआ है, एक बार आप पढ़ लेना, जॉबलेस ग्रोथ किसको कहते हैं, ठीक है। गैप बिटवीन ग्रोथ एंड ऑफ जीडीपी एंड एम्प्लॉयमेंट वाज कंसीडर्ड एंड टर्म्ड एज जॉबलेस ग्रोथ। इट रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन द इकोनॉमी इज एबल टू प्रोड्यूस मोर गुड्स एंड सर्विसेज विदाउट प्रोपोर्शनेट इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। देन नेक्स्ट इसके अंदर से जो ले लेते हैं हम इनफॉर्मलाइजेशन, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स, तो इनफॉर्मलाइजेशन की क्या बात हो रही है यहाँ पर, इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर कितना वर्कफोर्स जो है वो हमारा प्रेजेंट है, ठीक है ना। अब देखो दो सेक्टर्स हैं, फॉर्मल सेक्टर्स, इनफॉर्मल सेक्टर्स। फॉर्मल सेक्टर्स जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इतने लोगों को नहीं दे पा रहा है जितना कि इनफॉर्मल सेक्टर्स। अगर मैं डेटा के हिसाब से बात करूं तो 90% जो है वो हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर, बट इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर इतने बेनिफिट नहीं है, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा है, सही रेट के ऊपर जो है वो काम नहीं मिल पाता है, उनके जो है वो सही वेजेस नहीं दी जाती हैं, देन उसके बाद पेड लीव्स नहीं होती हैं, तो मल्टीपल डीमेरिट इनफॉर्मल में, बट इन स्पाइट ऑफ दैट ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनफॉर्मल सेक्टर ही क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स का मीनिंग मैंने तुम लोगों को पीडीएफ में भी दे रखा, वहाँ देख लेना। और यहाँ पर जो है वो फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का जो है वो डिफरेंस दे रखा है, इसको देख लेना कि फॉर्मल को जो है वो ज़्यादा सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट हैं, ज़्यादा कमाते हैं, इन लोगों को जो है वो पेड लीव्स भी मिलती हैं, बट यहाँ पर कम्प्लीटली ऑपोजिट है। इनफॉर्मल सेक्टर्स को जो है वो एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है, कोई भी यहाँ पर कानून नहीं बना हुआ है जो इनको मॉनिटर कर सके। तो ये चीज़ के बारे में, इन स्पाइट ऑफ दैट कितना परसेंट जो है वो यहाँ पर पॉपुलेशन इंगेज्ड है, 90%। तो अब जैसे जैसे कि हमें पता चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएट हो रही है इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर, तो इनफॉर्मल सेक्टर्स की इंपॉर्टेंस तो गवर्नमेंट को भी रियलाइज़ हो रही है ना। तो यहाँ पर जो है वो फिर गवर्नमेंट इनफॉर्मल सेक्टर्स को मॉडर्नाइज करने की तरफ जो है वो बढ़ रहा है इंटरनेशनल लेबर लॉ के साथ मिल करके, ठीक है। तो अब इनफॉर्मल सेक्टर्स के अंदर भी जो है वो कानून बनेंगे जहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन ईजीली नहीं कर पाएंगे, तो इसके बारे में बात हो रही है रियलाइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर्स। तो ये जो आपका है यहाँ पर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर के इंडियन गवर्नमेंट हैज़ इनिशिएटेड द मॉडर्नाइजेशन ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर। तो मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हमें पता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का मीनिंग क्या है, जहाँ पर दोज पीपल हु आर अवेलेबल फॉर वर्क एंड विलिंग टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेज रेट, बट उसको काम नहीं मिल पा रहा है। एंड सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा जो है वो हमें कहाँ से मिलते हैं, NSSO से, तो इतना इसको करने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कितने हैं वो देख लो। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट है, सीजनल है एंड ओपन है। अब डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो हमें सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर्स में दिखता है, क्योंकि वहाँ पर डिस्गाइज का मतलब है कि जितने भी लोग एम्प्लॉयड दिख रहे हैं बट उनका जो है वो फुल पोटेंशियल यूज़ नहीं हो पा रहा, अगर मैं वहाँ से उनको हटा भी दूँगी तो उस एग्रीकल्चर लैंड की प्रोडक्टिविटी में कोई भी चेंजेस नहीं आने वाला है, तो वो क्या है, अंडर एम्प्लॉयड है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि अगर मानो एग्रीकल्चर सेक्टर्स में ही है, ये भी फिर ले लो कि आफ्टर सोइंग सीजन जो बाकी का हार्वेस्टिंग के बीच का जो गैप है वहाँ पर जो है वो कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलती हैं, तो वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब है पर्सन आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट एन एग्जिस्टिंग वेज रेट, लेकिन उन बेचारों को काम नहीं मिल पा रहा है। तो ये 3 तरह की अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। कारण क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, कारण तो होंगे ना कुछ, तो कारण क्या है, एक तो जो ग्रोथ हो रहा है इकोनॉमी का बहुत स्लो रेट पे हो रहा है, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, ये दूसरा कारण है अनएम्प्लॉयमेंट का। अंडर डेवलप एग्रीकल्चर सेक्टर्स जो है वो इतना डेवलप नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पर जो है वो हैवी प्रेशर पड़ रहा है लैंड के ऊपर एंड ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एग्रीकल्चर जो है ऑपरेशंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट।
देन एजुकेशनल सिस्टम जो है वो डिफेक्टिव है ना। डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न इसलिए भी है कि देखो अगर एक बंदा ग्रेजुएट पास करके निकल रहा है, ग्रेजुएट होकर के निकल रहा है, लेकिन जब वो जॉब के लिए जाता है तो वहाँ पर उसको पूछा जाता है कि टेक्निकल स्किल्स के बारे में, तो वो टेक्निकल स्किल्स तो उसको वहाँ पर मिल नहीं पाती है ना। तो उस वजह से जो है वो वहाँ पर पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी अनएम्प्लॉयड है, बिकॉज एजुकेशनल सिस्टम के अंदर डिफेक्टिव है। वो ऐसे कोई वोकेशनल कोर्सेज नहीं प्रोवाइड करवा रहा है कि जैसे ही आप आउट हुए और आपको जॉब मिल गई, है ना। तो टेक्निकल कमी है वहाँ पर, तो उसको ठीक करनी पड़ेगी। और फिर है डिक्लाइन हुई है कॉटेज एंड एसएसआई इंडस्ट्री, क्योंकि यही इंडस्ट्री जो है वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती थी, तो इसको ही जो है वो ख़त्म कर देंगे। तो एलआईटी टेक्निक्स को ये यूज़ करता था तो एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होती थी, तो ये ख़त्म है, तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट भी ख़त्म है, ठीक है। तो यहाँ पर से जो है ये हमारी क्या थी, कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, 4-5 कॉजेज़ देख लेना, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है, अगर ये अनएम्प्लॉयमेंट है तो सरकार कोई ना कोई मेजर्स तो लेंगे ना इस अनएम्प्लॉयमेंट को ठीक करने के लिए। तो ऐसे कौन कौन से मेजर्स लिए हैं, देखो उसके सारे ऑपोजिट। अगर वहाँ पर जीडीपी स्लो रेट पे था तो उसको एक्सेलरेट करना पड़ेगा, पॉपुलेशन पे कंट्रोल करना पड़ेगा, है ना। यहाँ पर अगर रेमेडीज़ है तो वही आएगी, कंट्रोल करो पॉपुलेशन ग्रोथ को। देन हमें जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर वहाँ पर डेवलप नहीं था, तो यहाँ पर हमें डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा, मॉडर्नाइजेशन करना पड़ेगा। देन यहाँ पर एजुकेशनल सिस्टम अगर डिफेक्टिव थी तो एजुकेशन सिस्टम को सही करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वोकेशनल कोर्स लाने पड़ेंगे, एसएसआई को ऊपर इनकरेज करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर हमने देखा था कि प्रॉब्लम थी कि एसएसआई नहीं थी इसलिए अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। तो ये सारे इसके अपोजिट हो गए, ठीक है। अगर मेजर्स लेंगे तो इन सब के अपोजिट। तो यहाँ पर ये तुम्हारा जो है वो एम्प्लॉयमेंट का चैप्टर ख़त्म है। तो जितना मैंने बोला है और जितनी तुम्हारी पीडीएफ पे अवेलेबल है उसको मिला करके पढ़ लेना, तुम्हारा ये जो है वो सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और इन सब से रिलेटेड जितनी भी मेरे पास एमसीक्यूज़ की पीडीएफ हैं या जो भी तुम्हारे रिलेटेड डेटा वाले क्वेश्चन हैं उसकी पीडीएफ है वो तुम्हारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी। हमारा लास्ट जो है वो इंडियन इको का रहता है, दैट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर से हमें पूरा चैप्टर करने की बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो वो क्वेश्चन स्ट्रेटेजीज से रिलेटेड आता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग है उससे रिलेटेड आता है, ठीक है। और कौन कौन सी हमने जो है वो स्टेप्स लेने हैं ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर पाएँ। तो यहाँ पर जितना भी मैं बता रही हूँ बस उतना ही आपको करके जाना है, और जितनी भी पीडीएफ में चीज़ें लिखी हुई है बस उतनी ही करके जानी है बेटे, ठीक है। और ये डिटेल नोट्स जो है वो आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जिसको डिटेल पढ़नी है वो वहाँ से भी पढ़ सकता है। तो अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम फटाफट चलते हैं हमारे इन्वायरमेंट की बायोटिक, बायोटिक जो है वो लिविंग एलिमेंट्स को, अबायोटिक जो है वो नॉन लिविंग को कहते हैं। और हमारे पास जो है वो सीधा हम चलते हैं, देखो एक तो ना यहाँ से ये क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, कैरिंग कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि ये वाली चीज़ मैंने अपनी जो शॉर्ट नोट्स की पीडीएफ आपको दी है ना उस पीडीएफ में भी डाला है। और बेटा मैंने पीडीएफ ना बहुत मेहनत से बनाई है और मैंने बहुत तुम लोगों का सोच के बनाया है, तो जितना भी मैंने लिखा हुआ है ना अगर उतना आप डिटेल में करके चले जाते हो तो आपके मार्क्स अच्छे आने से कोई रोक ही नहीं सकता। जो टॉपर्स है वो तो टॉपर्स ही है फिर, है ना, वो तो 40-39 का टारगेट रखेंगे। चलो नेक्स्ट है हमारी कैरिंग कैपेसिटी का क्या मीनिंग है वो देख लेना, वो उसमें भी लिखा हुआ है इजी लैंग्वेज में। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हम इस पे ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का क्या मीनिंग है कि ग्लोबल वार्मिंग इज ऑब्जर्व्ड एंड प्रोजेक्टेड इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड ओशंस, उसको ग्लोबल वार्मिंग है। तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग के बारे में, ऐसा थोड़ी कि पहली बार तुम्हारे पास टर्म आया है। तो ग्लोबल वार्मिंग को देख लेना, और ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, ये सब आपके पीडीएफ में लिखा हुआ है, ठीक है, तो उसको देख लेना। और मेरे ख्याल से मैंने पीडीएफ के अंदर स्ट्रेटेजीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी लिखा ही हुआ है, उतना ही हमारे पास करने के लिए है और उतना ही हमें करना ही है। अब ये ओजोन डिप्लीशन हो रहा है, तो ओजोन डिप्लीशन का मेन रीज़न क्या है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन विच इज़ यूज्ड एज कूलिंग सब्सटेंस इन AC एंड रेफ्रिजरेटर एंड एरोसोल प्रोपेलेंट्स एंड ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स विच इज़ यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर। तो ये जो है वो ओजोन डिप्लीशन के रीज़न है। तो यहाँ पर से जो है वो एक ये चीज़ कर लेना आप लोग, ठीक है, क्या हो गया ठीक है, कि व्हाट आर द रीजंस फॉर ओजोन डिप्लीशन, ठीक। नेक्स्ट आ जाते हैं हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो इसके अंदर आया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो इसके बारे में बात करता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर क्या हुआ था, नेशन ने डिसाइड करा था कि ओजोन लेयर को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे बाय पासिंग आउट
CFC विच इज़ सपोज टू मेन रीज़न फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन डिप्लेशन। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अंदर जो है वो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बंद करने की बात हुई थी एंड ऑल द साइनिंग मेंबर्स ने ये अग्रीड करा था कि वो फ्रीज़ करेंगे एंड कंजम्पशन नहीं करेंगे CFC का बाय द ईयर 2013 को। और इंडिया ने भी साइन करा था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विथ इट्स लंडन अमेंडमेंट, ठीक है। तो ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में है। बेसिकली यहाँ पर जो है वो रिड्यूस करना है बर्डन ऑफ CFC इन द एटमोसफियर, इसके बारे में बात हुई है। देखो अब इंडिया की जो इन्वायरमेंट में चैलेंजेस क्या देखने को मिलती हैं, लैंड डिग्रेडेशन हो रही हैं, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रही है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये सब बेटा पढ़ाने की नहीं है, ये सब पढ़ने की बात है, तो इसको आप इसमें से पढ़ लेना, ठीक है, अगर पढ़ना है तो। अदरवाइज़ इस पर भी कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं, जितना मैंने तुमको PDF में दिया बस उतना पढ़ना है, ज़्यादा करना ही नहीं है इसमें से। तो सीधा हमने जो है वो यहाँ पर आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, सीधा सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाओ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है उसको अच्छे से कर लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ये कह रहा है कि डेवलपमेंट प्रोसेस दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द एबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, के फ्यूचर जनरेशन की जो भी एबिलिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ करे बगैर आपको अपनी प्रेजेंट नीड्स को फुलफ़िल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो फर्स्ट टाइम एम्फसाइज किसने करा था, UNCED ने करा था, ठीक है, इसने बात करी थी UNCED। ब्रूटन लैंड कमीशन हुआ था इन 1987 में, ब्रूटन लैंड रिपोर्ट, जिसने ये कहा था कि वाइड रिकॉग्नाइज हुआ है कि हमें जो है वो किसकी तरफ जाना पड़ेगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। मतलब हमारे जितने भी रिसोर्सेज है उसको वाइजली यूज़ करना पड़ेगा, फ्यूचर जनरेशन को दिमाग में रख के यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पर मीनिंग हो गया। नेक्स्ट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है कि इक्विटेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करना है टू मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉजिंग डैमेज टू द इन्वायरमेंट। को डैमेज किए बगैर आप अपनी नीड्स एंड वांट्स को फुलफिल करेंगे, ठीक है। प्रिवेंट फर्दर डैमेज ऑफ आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है। किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव कर सकते हैं, हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे यूज़ ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज को, देन सब्सटीट्यूट करेंगे नॉन रिन्यूएबल को रिन्यूएबल रिसोर्सेज के साथ, देन बिकम इनपुट एफिशिएंट। तो ये सारी जो है यहाँ पर जो है वो तुम्हारा मेन है स्ट्रेटजीज़ फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जितनी भी स्ट्रेटजीज़ हैं बेटा मैंने तुम लोगों को PDF में भी लिख करके दे रखी हैं कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास ऐसी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज़ है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी को यूज़ करो, विंड पावर, सोलर पावर को यूज़ करो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। मिनी हाइडल प्लांट बना सकते हैं हम, जो छोटी छोटी नदियाँ झरने बहते हैं ना वहाँ से भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो ज़्यादातर माउंटेनियस एरिया में हमें देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स, क्लीनर फ्यूल्स को यूज़ करो, जैसे CNG यूज़ होता है ना दिल्ली में। अब दिल्ली को देखो कितना भी आप CNG यूज़ कर लो लेकिन फिर भी दिल्ली के अंदर कितना ज़्यादा एयर पोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से हमें ही प्रॉब्लम हुई है ना। तो यहाँ पर जो है वो इन्वायरमेंट को पल्यूट ना करे इसलिए यूज़ ऑफ क्लीनर फ्यूल्स हो रहा है। रूरल एरियाज़ के अंदर ज़्यादातर जो है वो काऊ डंग केक यूज़ होती हैं, ठीक है। देन वुड यूज़ होते हैं जिसकी वजह से इन्वायरमेंट पल्यूट होता है, तो वहाँ पर भी जो है वो हमें इसको ख़त्म करना है। वहाँ पर LPG एंड गोबर गैस प्लांट की बात हो रही है, मिनी हाइडल प्लांट बता चुकी मैं। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस की बात हो रही, तो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस भी एक स्ट्रेटजी है, जैसे कि आयुष जो है वो हमारे इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा नाम है इसका। इंडिया वेल नोन फॉर इट्स आयुष ट्रीटमेंट विथ अबाउट 15,000 स्पीसीज ऑफ प्लांट जिसकी मेरे पास मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हम जो है वो आजकल वेस्टर्न मेडिसिन के ऊपर आ गए हैं तो इसको इग्नोर कर रहे हैं, जबकि इसका जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट है ट्रेडिशनल मेथड्स का, तो इसको हमें वापस लेकर के आना चाहिए। यूज़ ऑफ बायो कंपोस्ट, देन कंट्रोल ऑफ बायोपेस्ट, ठीक है। तो बायोपेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो हमारे नेचुरल पेस्टिसाइड्स हैं जैसे कि नीम ट्रीज़ हैं उस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे पेस्ट कंट्रोलर के लिए। नीम बेस्ड पेस्टिसाइड्स आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली एंड फ्री फ्रॉम साइड इफ़ेक्ट्स। तो ये सारी स्ट्रेटजी है सस्टेनेबल की तरफ जाने के लिए, ठीक है।
तो यहाँ पर जो है वो हमारा ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट को लेकर के चैप्टर बहुत ही क्लियर है कि हमें क्या करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम क्या है और स्ट्रेटेजीज़ क्या है जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ओजोन डिप्लीशन क्या है, और इससे रिलेटेड इमेज वाले क्वेश्चन आ जाएंगे आपको, तो वो इमेज को देख करके आपको बताना है कि किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है, ठीक है ना। तो अब खाली मेरा इतनी थक गई हूँ मैं सारा ये लेते लेते, ठीक है। तो अगर आप वीडियो देखते हैं तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं आप, है ना। चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाएगी। डेटा पे क्वेश्चन आ जाते हैं तो एक 2-4 क्वेश्चन डेटा रिलेटेड रहते हैं, तो वो मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ ताकि मेरा काम ख़त्म हो और मेरी इंडियन इकोनॉमी का जो कमिटमेंट है आपके साथ वो मेरा ख़त्म है और आपको अब पढ़ना है और इसके अंदर जो है वो 40 on 40 लाने हैं। और फिर हम बेस्ट होप करते हैं। इंडियन आज ख़त्म, कल से हम करेंगे मैक्रो, ठीक है। थैंक यू सो मच। लास्ट रह जाता है हमारा कि जो भी हमारे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से या एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड डेटाबेस क्वेश्चन आने की एक्सपेक्टेशन है। तो यहाँ पर आए हुए हैं जो CBSE में क्वेश्चन, उसको ले लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो टेबल आपको दिख रही है वो टेबल के हिसाब से कह रहे हैं कि रियल पर कैपिटा इनकम इतनी है एंड ऑन द बेसिस ऑफ द अबव मेंशन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हमें क्या बोलना है, द रियल पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड बाई डैश बिटवीन 1951 एंड 2016-17। तो रियल पर कैपिटा इनकम जो है वो हमारी कितनी बड़ी है 1951 से लेकर के हमें बतानी है 16-17 का। तो 51 में कितनी है 7,651 और 16-17 में कितना है 77,659। तो अगर मुझे कितनी इंक्रीज़ हुई है वो बतानी है तो पहले क्या करेंगे हम 70,659 में से हम 7,651 को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ गया 70,008, ठीक है। और कितना परसेंट से इंक्रीज़ हुई है तो हम क्या करेंगे, ये जो 70,008 डिफरेंस आया है इतनी बड़ी है और 51 में कितनी थी 7,651, तो 7,651 के साथ इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 915%। तो इसको देख लेना, ठीक है। तो यहाँ हमारा आंसर क्या है 915, क्लियर। चलो नेक्स्ट एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है सिंपल पेपर में 2020 के। तो यहाँ पर जो है वो ग्राफ दे रखा है ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी। तो ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी देखने को अगर हमें मिले तो देखो जीडीपी का ग्रोथ जो है वो किससे डिनोट हो रहा है, लाइन से। तो ये हो रही है जीडीपी की ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पर ये जीडीपी है एंड देन उसके बाद ये एम्प्लॉयमेंट है। तो जीडीपी को आप देख रहे हो ना कि जीडीपी तो ग्रो कर रही है, ठीक है। और उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट है, क्या एम्प्लॉयमेंट उस रेट से ग्रो कर रही है, तो बिल्कुल ही स्टेगनेंट चल रहा है यहाँ पर और कम हो गया। देन बढ़ा भी है तो 2% से ऊपर नहीं जा रहा है, 2.3 एंड 2.28 से ज़्यादा हमारा जो है वो एम्प्लॉयमेंट बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा है। तो ये जीडीपी और एम्प्लॉयमेंट की जब कंपेरिजन हो रही तो मुझे तो यहाँ साफ दिख रहा है कि ये जॉबलेस ग्रोथ का बात हो रहा है, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको आया था, तो यहाँ पर वही बताना है, ठीक है आपको। स्टडी द फ्लोइंग चार्ट शोइंग द ग्रोथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड जीडीपी एंड एनालाइज द ट्रेंड बिटवीन। तो यहाँ पर हम एनालाइज कर चुके हैं, ये जॉबलेस ग्रोथ की बात हो रही है। नेक्स्ट है वर्कर पॉपुलेशन रेशियो इन रूरल एंड अर्बन एरियाज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पर वर्कर पॉपुलेशन रेशियो के बीच के ऊपर बात करनी है। वुमेन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर दे रखा है कि मेन और वुमेन रूरल और अर्बन एरिया की बात हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो कितना परसेंट मुझे जो है वो दिख रहा है, रूरल एरिया में मेल 51.7, अर्बन में 53 है। वेर इज़ वुमेन का कंट्रीब्यूशन जो है वो यहाँ पर वर्कर पॉपुलेशन में 17.5 है और यहाँ पर रूरल के अर्बन के एरिया में जो है वो 14.2 है। तो डेफिनेटली हमें वुमेन की जो है वो पार्टिसिपेशन रेट रूरल एरिया की ज़्यादा दिख रही हैं। तो आंसर हमने वही लिखना है कि वुमेन जो है वो कॉन्स्टिट्यूट कर रही है टोटल 16.5, ठीक है, ऑफ द टोटल वर्कर पॉपुलेशन इन द इकोनॉमी। नंबर ऑफ वुमेन जो है वो रूरल एरिया की 17.5 है एज़ कम्पेयर टू द अर्बन एरियाज वुमेन। तो यहाँ पर बस सिर्फ कंपेरेटिव बेसिस पे डाटा है, इसीलिए लिया है कि देख लो कर लो, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर तो सीधे मार्क्स है। तो इसको तो जो लिखा हुआ है डेटा के अंदर उसको ही स्टेटमेंट में करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो आया है कि ट्रेंड्स इन एम्प्लॉयमेंट पैटर्न, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमारी 3 सेक्टर्स में थी ना, एक है तुम्हारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉयड और कैजुअल में। तो ये डेटा के बेसिस के ऊपर आपको इसको भी एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट करना है आपको
सेक्टर वाइज ट्रेंड इन एम्प्लॉयमेंट के प्राइमरी सेक्टर्स में कितना वर्कफोर्स है, सेकेंडरी में कितना है एंड टर्शरी में कितना है। तो अगर हम देखते जाएंगे 99-2000 का डेटा एज़ कम्पेयर टू 2011 एंड 12 को, तो यहाँ पर हमें जो है वो सर्विस सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है, बट स्टिल प्राइमरी सेक्टर जो है वो मेरा डोमिनेंट है, कम हुआ है बट स्टिल वो डोमिनेंट पे है। ठीक है, चलो तो इतना कर लेना मेरी तरफ से। तो मैंने हर वो चीज़ ले ली है, कुछ भी नहीं छोड़ा है, बाकी आप लोग कर लेना। थैंक यू सो मच।